हाँ जी, अब आवाज आ रही है अमजद? कुछ बोला ही नहीं था तो आवाज कैसे आएगी भाई? भैया फुल स्क्रीन किसने किया है? वालेकुम सलाम। हाँ भाई, नजर आ रहा हूँ मैं तुम्हें? अच्छा, अब आ गया नजर जानी एकदम। कौन सी शर्ट पहनी है मैंने? आपको तो देखा है ना। वाइट ग्रे। ओके। रेड। वो तो मैं तुम्हारे पास भूल गया था ना, वो नहीं है जैद। दूसरी है ये। इधर। सॉरी भाई, मजाक कर रहा था मैं। अच्छा ये लो, मैं दिख गया तो चलें अभी आगे लेके चलते हैं इसको। अभी हम ये स्क्रीन भी शेयर करते हैं। बता दो स्क्रीन शेयर हो गई भाई? चलें जी, बेहतरीन है यार। क्लास का आगाज करने से पहले कोई हमारा भाई तिलावत करते तो अच्छा हो जाएगा। बस 1 मिनट, तिलावत हो रही है भाई। जी। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसा हुआ आपका पेपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का? बहुत अच्छा। होना भी चाहिए। तुम्हारे टीचर्स ने जितनी मेहनत की थी उतनी कोई नहीं कर सकता। रातों को बुला के मतलब पढ़ाया तुम लोगों को, इतना अच्छा समझाया तुम लोगों को, तो पास तो होना बनता ही है तुम्हारा। खैर, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज आकाश और आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं कोई यंगेस्ट मैनेजर हूँ कराची में। सही है तो। और यंगेस्ट टीचर भी। अच्छा जी, अब जो मेरे पास एरिया है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं उसका, मैं कैश फ्लो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल एंट्री है और पीपी के डिस्क्लोजर है। और मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि पूरा रिवाइज भी मैं करवाऊंगा। अल्लाह ने जब मुझे नाम दिया था तो इस वजह से दिया था कि मैं करता ये हूँ कि देखो यार, अभी वो दुनिया नहीं रही कि एक टॉपिक आएगा तो उसी में से टेस्ट करेगा। वो क्या करता है, 2-3 टॉपिक को मिला के पूछेगा। जैसे तुमने करेक्शन ऑफ एरर में बचपन में सीखा होगा, सारी एंट्री टेस्ट होती है ना। ये भी गलतियां सही करो, ये भी गलतियां सही करो, करेक्शन ऑफ एंट्री बनाओ। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर के साथ है। तुमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तो कर लिया, वो तो बेसिक्स थी। उसमें तुमने टी अकाउंट बनाना सीखे? हाँ या नहीं? अच्छा जी। पीएनएल बनाना सीखा? अच्छा, बैलेंस शीट बनाना सीखी? पर कैश फ्लो बनाना नहीं सीखा होगा क्योंकि तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं था। चलिए जी, अब अच्छा एक और चीज। आज क्लास का मतलब जो डिकोरम है वो इस तरीके से सेट करेंगे कि देखो यार, तुम्हें ना रिस्पॉन्सिव होना है। सुन पट्टियों की तरह बैठना नहीं है कि हाँ भाई जिंदा लाश बन के बैठे हो, वो बोल रहा है बोल रहा है। सही है, पार्टिसिपेशन करनी है और पार्टिसिपेट करोगे तुम, क्योंकि मैं करवाऊंगा तुमसे पार्टिसिपेट, क्योंकि मैं रैंडमली किसी को भी पूछ लूंगा बताओ मैंने क्या समझाया था। सही है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन में मैं किसी का भी माइक खोल लूंगा। इतना रिस्पॉन्सिव रखूंगा तुम लोगों को। और दूसरी चीज सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है ये, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है। FAR 1 है ना? तो क्या तुम्हें सिर्फ यहाँ पे अकाउंटिंग सीखनी है, रिपोर्टिंग भी सीखनी है? तो सर देखें, अकाउंटिंग भी सिखाऊंगा और साथ साथ रिपोर्टिंग भी। तुमने सुना होगा यार, बच्चे कहते होंगे कि सर डिस्क्लोजर, हाँ या नहीं? सर हर चीज को डिस्क्लोजर में प्रेजेंट करना। देखो अकाउंटिंग इज समथिंग डिफरेंट। तुम जर्नल एंट्री पार करते हो ना, डेबिट क्रेडिट, उससे क्या बनता है? जनरल लेजर। फिर उससे क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से तुम क्या बनाते हो? वो प्रेजेंटेशन ही है ना, हाँ या नहीं? चलें जी, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वैसे ही समझने के लिए भी खाली ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी तुम शुरू करेंगे अपना टॉपिक और लॉजिकली लेके चलेंगे। अभी अभी ज्वाइन किया है, लिंक नहीं मिल रहा था जानी, मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी खाली ऐसी बातें कर रहा हूँ मैं। सही है, अभी फोकस कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल तुमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी का डेप्रिसिएशन निकालना सीखा होगा। क्या आप मुझे बताएंगी कि पीपी बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू पे आता है? बैलेंस शीट पे कौन सी वैल्यू पे आता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन या बिफोर? कोई मसला नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे, सब बताएंगे मुझे।
ए वेरी गुड, आयशा कह रही है बिफोर। भाई मैं कहता हूं बुक वैल्यू पे आता है, और बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। अच्छा यानी सर आप ये मानते हैं कि एक कंपनी के पास एक से ज्यादा एसेट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी, 1000 भी हो सकते हैं, हाँ या नहीं? और अलग अलग क्लास के हो सकते हैं, लेट से बिल्डिंग, लेट से व्हीकल, लेट से ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे हो सकते हैं। पर मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट के फेस पे, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा, अभी सिखा नहीं रहा, मैं तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर रहा हूं उस चीज पे कि तुम्हें करना क्या असल में। रट्टा तो कोई भी लगवा देगा तुम्हें, पर क्लियर तो हो जाओ कि FAR1 है क्या, फिर उसके बाद FAR2, फिर FAFR, तो लॉजिकली तुम्हें साउंड होना है। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें बैलेंस शीट तो बेसिक बनाने आ गई, तुम टी अकाउंट से लेके जाते थे उसको ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से कहां पे? बैलेंस शीट में। ऐसा ही है भाई। अच्छा बैलेंस शीट में तो एक ही लाइन आइटम आता है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या तुम यूं दिखाते हो लैंड बिल्डिंग अलग अलग, या एक ही लाइन आइटम? अब सुनना, वो तुम्हारे लेवल तक सही था। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बैलेंस के अंदर पहले तो आपने बताया बुक वैल्यू होगी, क्या होगी? उसमें से कॉस्ट में से क्या माइनस हुआ हुआ होगा? डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड? वेरी गुड, आज तक का। चलिए जी, आपने बैलेंस शीट में वो दिखा दिया, पर क्या मेरे शेयर होल्डर को जिसको ये फाइनेंशियल्स मिलेंगे, क्या उसको ये पता है कि इस पीपी में क्या क्या आ रहा है? नहीं, उसके लिए बनते हैं डिस्क्लोजर। क्या बनते हैं? अच्छा, उन डिस्क्लोजर्स में हम बताते हैं कि मेरे पास कितने कितने टाइप के एसेट्स हैं। तो यानी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने अकाउंटिंग ऑलरेडी सीखी हुई है, उसको हमें सीखना है प्रेजेंट करना, कि उसके ब्रेकअप को मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा। यानी सर एक और चीज, अब मैं आपको एक बात कहूं सर, फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेंट्री आती है बैलेंस शीट में। अच्छा, पर इन्वेंट्री की मूवमेंट कहां आती है? नोट्स में। कहां आती है? देखो भाई, जो आप बैलेंस शीट बनाते हो उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, ओपनिंग एजेड ये बनती है, साल के आखिर के बनती है। पर क्या आपके शेयर होल्डर को ये पता है कि कितनी इन्वेंट्री साल के शुरू में थी? वो तो कंपैरेटिव से पता लग जाएगी, कितनी परचेज की, कितनी बिक गई, कितनी बच गई। तो इसका ब्रेकअप कहां बताते हो? नोट्स में। यानी ये भी प्रेजेंटेशन है। यानी सर मैं खाली आपका दिमाग सही कर रहा हूं अभी, कि आपको इसके साथ साथ अकाउंटिंग के साथ साथ एक और चीज सीखनी है, वो क्या है? रिपोर्टिंग है। चले अब मैं अपने मुद्दे पे लेके आता हूँ। आपकी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस आ रहा होता है, इस साल भी आ रहा होगा, लास्ट ईयर भी आ रहा होगा, हाँ या नहीं? अच्छा, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर था मेरा 2019, करंट ईयर है 2020, आगे क्या कहते हैं भाई, नोट्स आर रिपोर्टिंग कंपोनेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए अब मुझे बात बताएं एक, क्या मैं कह सकता हूं कि लास्ट ईयर मेरे पास 1 लाख रुपए का बैलेंस था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। फिर आपको नहीं लगता इस साल कुछ पैसा आया होगा, कुछ पैसा गया होगा? मैं फिर कहता हूं, इस साल कुछ पैसा आया होगा, कुछ पैसा, जो पैसा आता है मैं किसको कहता हूं? इनफ्लोस। क्या कहता हूं? जो पैसा जाता है मैं उसको कहता हूं आउटफ्लो। यानी कुछ प्लस माइनस होके साल के आखिर में बचा होगा। आपने अब तक, कसम है आपको सच बताना, आपने अब तक यही देखा ना बैलेंस शीट में सिर्फ कैश का आइटम आ रहा होता है। शेयर होल्डर को ये पता है कितना पैसा आया कितना गया? उसके लिए बनता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। क्या बनता है? तो हेडिंग डाल लो अपने पास, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। अब हो रही है फहद? अच्छा स्क्रीन तो आ रही है ना फहद? स्क्रीन आ रही है सामने? बिल्कुल अभी शुरू हुई है। हसन, मैंने अभी बताया। उसामा, मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, मैंने अभी समा बनाया, पूरा समझाया है। चलिए जी वापस से एक बार, आखिरी बार, जो अभी ज्वाइन किए हैं, आखिरी बार तुम लोग बताओगे उसको, हाँ थोड़ा बुलंद आवाज में। भाई मुझे एक बात बताओ, आपकी बैलेंस शीट में 2 साल रिपोर्ट होते हैं, एक लास्ट ईयर रिपोर्ट होता है, एक करंट ईयर रिपोर्ट होता है। भाई लास्ट ईयर हो सकता है 1 लाख रुपए का बैलेंस हो, इस साल हो सकता है वो 2 मिलियन पे पहुंच गया हो। तो क्या खाली इनफ्लो हुआ होगा, या कुछ पैसे आए होंगे, कुछ गए होंगे, फिर ये बैलेंस आया होगा? अच्छा, यानी सर मेरे शेयर होल्डर को बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ कैश का बैलेंस दिखता है। क्या दिखता है? कैश का बैलेंस। पर मेरे शेयर होल्डर को हरगिज ये नहीं पता होता साल के बीच में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मुझे नीड है शेयर होल्डर को बताने की, समझाने की? इसके लिए एक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। यानी उसके अंदर हम ये बताते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग से लेके अब तक कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ये बात समझ आती है?
अच्छा जी, मैंने खाली अभी आपको देखो इतना टाइम जो लगाया सिर्फ हेडिंग समझाने पे लगाया है, मैंने आपको डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं उतारा। मैं आपको सिर्फ ये बताया शुरू में आके भाई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता क्या होता है, जल्दी बताओ। एक एक करके अलग अलग वर्जन सुनूंगा, क्या होता है। हमारे बिजनेस में जितना भी कैश का और आउटफ्लो होगा वो कहाँ बताएंगे। यानी अब तक हमने सीखा नहीं है, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से बैलेंस शीट और पीएनएल ही सीखा है, सही है ना। चलिए जी, ये तो इन्होंने सही कहा भाई। अच्छा, ये कैश फ्लो भी नोट्स कह सकते हैं, नहीं कैश फ्लो एक अलग स्टेटमेंट होती है। जैसे बैलेंस शीट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, उसके साथ साथ एक और चीज बनानी होती है, उसका नाम क्या है, कैश फ्लो। अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज बनानी होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर वो बाद में सीखेंगे ना, पहले हम एक एक करके ऐड कर रहे हैं। आपने बैलेंस शीट और पीएनएल तो अल्लाह के कर्म से सीखा हुआ है ना बचपन में इंट्रो के अंदर। अभी हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पर मैं फिर वापस से स्लो होके सबको साथ लेके एक ही बात पूछता हूँ, क्या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का सिर्फ हेडिंग का मतलब समझ आया है, क्यों बनाई जाती है। ताकि शेयर होल्डर को ये बता सकूं कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया। चलें जी, अब मैंने जब आईएफआरएस खोली तो IS7 इसका नाम है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के आगे लिख दो IS7। वेरी गुड आयशा, बहुत स्लो स्लो, कोई मसला नहीं अभी आपको ये मतलब। अच्छा, मजे की बात, जो मेरे पास एरिया है ना उसमें से लाजमी लाजमी 20 नंबर का सवाल सीधा सीधा उठ के आता है, मतलब कंपलसरी है तो कोई 60 नंबर की वेटेज, पर इसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल नहीं है। वो साइमल्टेनियसली क्या पूछता है पता है, या तो कैश फ्लो पूछेगा, या तो एनपीओ पूछेगा, या तो सिंगल एंट्री पूछेगा, पीपी के डिस्क्लोजर की एरियाज हैं। और मेरा वादा तुमसे ये है कि जब सर अहमद भी अपने टॉपिक्स करवा देंगे तो उनका पूरा रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगा, सबको मिला के, ताकि तुम कोई चीज भूलो नहीं। और मैंने जो अपनी बुक डिजाइन की है, जो अभी तुम्हें मिल जाएगी शॉर्टली, पब्लिश होने गई हुई है, उसमें यह है कि एक टॉपिक खत्म होगा तो अगले टॉपिक में उसकी एप्लीकेशंस होंगी, तो इससे होगा ये कि तुम पिछला टॉपिक भूलोगे नहीं। सही है, इस तरीके से लेके चलना है। चले, हमने IS7 की हेडिंग डाल ली और उसके आगे लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ, और सिर्फ इतना पता है अभी हमें, और कुछ भी नहीं पता कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि शेयर होल्डर को क्या दिखाऊं, इनफ्लो और आउटफ्लो। क्योंकि सर देखें, अभी एक पिक्चरियल फॉर्म में बताता हूं ना, इधर देख लें। सर मैं आ गया यहाँ पे, मैंने पता है क्या क्या सुनना, मैं कहता हूं भाई कैश एंड बैंक का बैलेंस आ रहा है। किसका बैलेंस भाई, करंट ईयर है 2020, कंपैरेटिव है 2000। पूरी बैलेंस शीट में ऐसी प्रेजेंटेशन होती है ना। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं लास्ट ईयर थे मेरे पास 6 लाख, इस साल है मेरे पास 2 मिलियन। भाई शेयर होल्डर तो इन दोनों फिगर्स को देख रहा है, शेयर होल्डर को क्या पता आपने कहां पैसा लगाया। भाई पैसा तो कंपनी में किसका लगा हुआ होता है, शेयर होल्डर का। अकाउंट्स बनाती है मैनेजमेंट, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं सेठ हूं, मैं पैसे दूंगा, मैं बोलूंगा भाई आप कंपनी मैनेज करो, मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, शेयर होल्डर सेठ होता है वो बैठ के देखता है। उसको रिपोर्ट कब मिलती है, साल के, वेरी गुड यार, साल के आखिर में वो देखता है मेरे पास इतने इतने एसेट्स हैं, इतनी इतनी ऑब्लिगेशंस हैं। साल के बीच में देखते, साल के आखिर में देखता है कि भाई मैंने इतना कमाया। तो क्या सिर्फ उसको एजेड की पोजीशन और कमाए हुए चीजें बताओगे, या पैसा भी बताओगे कहां लगाया, तो ये भी बताओगे पैसा कहां से आया। यस सर, तो ये भी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। और इस पूरे सिनेरियो में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजमेंट का पार्ट है, तो हम सीखेंगे कैश फ्लो बनाना, हाँ या नहीं। पर देखो सीधी सी बात है ना, अब तुम जस्टिफाइड, मतलब बात है शेयर होल्डर को यहां से पता लग रहा है कितना पैसा आया कितना गया। मैं तुम्हें बताऊं एक ही चीज पता लगेगी, 6 लाख में से ये माइनस करो 1.4 मिलियन, यानी आप सिर्फ ये कह रहे हैं सर शेयर होल्डर को यहां से तो सिर्फ ये लग रहा है 1.4 मिलियन आया है, वो इससे खुश नहीं होगा। वो ये तो बोलेगा हाँ चलो पैसा तो आया कुछ ना कुछ, बट भाई ये भी तो बताओ मैंने खर्च कहाँ किया। हो सकता है इससे ज्यादा पैसा आया होता और मैं खर्चा ज्यादा कर चुका हूँ बिला वजह फजूल की चीजों पे। तो क्या शेयर होल्डर को ये भी पता होना चाहिए पैसा कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ लगाया। ये बात समझ आ रही है। तो देखो ये भी अभी हमने समा बनाया कि भाई कैश फ्लो होता क्या है। क्लियर है यहाँ तक, चले आगे, चले जी, वेरी गुड। यहां तक रुकने के बाद एक एक करके पूछते हैं। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, हाँ खा ले पहले निकल ले, ऑनलाइन वालों पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे चलें। ओके बेहतरीन है, जल्दी बताना, खा ले जल्दी खा ले। ओके, हो गया। हाँ जी, अच्छा सॉरी हमने आपके भोजन में आपको तंग किया। इधर मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर का बनता है या एज एड का, आर यू श्योर अबाउट इट। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग ऑनलाइन वालों लिख के बताएंगे हाँ।
प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर का बनता है एजेड का, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर का एजेड का, सब बोलो क्या, वेरी गुड सर, फॉर द ईयर का मुझे समझ आ गया, फॉर द ईयर का बनता है, यानी एक साल में कितना कमाया, और बैलेंस शीट किसकी बनती है, वेरी गुड, आज तक कितना पैसा है, ऐसा ही है भाई। चलें, अब ये समझ आ रहा है फॉर द ईयर कितना कमाया पीएनएल। कैश फ्लो बनाने का एक रीजन तो मैंने तुम्हें बता दिया, इनफ्लो, और समझ आती है बात। मैं दूसरा रीजन समझाने जा रहा हूं, मैंने देखो कैश फ्लो पे उतारा ही नहीं है अभी, मैं अभी आऊं डायरेक्ट तुम्हें बोलूं कि ये, और मैं तुम्हें बताऊं बाखुदा इस टॉपिक का रट्टा लगवाया जाता है, ये करवाया सबसे आखिर में जाता है। क्यों, बच्चा पैनिक में होता है, बच्चा बोलेगा चल भाई जो कह रहा है सही कह रहा है, होगा कुछ ना कुछ। तुम्हें लॉजिकली साउंड है ना, मैं तुम्हें बताऊं इस टॉपिक की इतनी सिग्निफिकेंस है, अगर तुम्हें प्रैक्टिकली अच्छा आता है ना, तुम्हारी जॉब के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं। क्योंकि मेरी फर्म में किससे कैश फ्लो टैली नहीं होता तो मैं टैली करके देता हूँ, सही है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट और कैश फ्लो ये तो मेन चीज है ना, इस पे ही ग्रिप नहीं होगी तो क्या तुम अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे या लट्टू तोते बनोगे। तो सर आपको तोता नहीं बनना, आपको काबिल बनना है। क्या बनना है, काबिल बनना है। चलें, आपने सबने एक बात कही सर, मैंने एक रीजन बता दिया इनफ्लो, और दूसरा रीजन बताने जा रहा हूं, सही है, फिर लिख लेंगे हम बाद में। दूसरा रीजन ये है, आपने कहा सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वो बनती है फॉर द ईयर। फिर मैं अभी एक से पूछता हूं, जानिए आप, हाँ, आप मुझे एक बात बताएं, क्या पैसा कमाना और पैसा होना सेम बात है। वापस से, जितना पैसा कमाया उतना ही कैश होना सेम बात है, सोच के बताना। अब आया ना, जितना पैसा कमाया क्या उतना कैश हो, वो सेम बात है। चलो अभी पूछ लेते हैं, जितना पैसा कमाया फॉर द ईयर उतना ही कैश हो, क्या सेम बात है। रीजन दो क्यों, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। हाँ जी, एक में पहले इनको देख लेते हैं। नहीं सर, हाँ वेरी गुड यार, हाँ जी वेरी गुड, पहला रीजन, सुनो सुनो सुनो, एक एक करके जी, वेरी गुड। चलो मुझे एक बात बताओ, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने कमाया प्रॉफिट में, मैं आपको कह रहा हूं, पहले आपसे पूछा पीएनएल बनता है फॉर द ईयर, आपने क्या कहा, फॉर द ईयर। फिर मैंने कहा फॉर द ईयर जितना कमाया उतना ही पैसा आया, वो लाजमी नहीं है। वेरी गुड यार, अभी हम कनेक्टेड हैं। एक एक करके एग्जांपल देता हूं मैं। पहले उन्होंने एग्जांपल दी बहुत अच्छी, दोनों ने, रिसीवेबल्स। क्या आपके प्रॉफिट के अंदर सेल्स का इंपैक्ट शामिल होता है। मैंने अभी कुछ सिखाया ही नहीं है, कुछ सिखाया अभी, या बातें कर रहे हैं और एक समा बना रहे हैं कि कैश फ्लो कैसे चलेगा, ऐसा ही है ना। पहला रीजन, वापस से पहला रीजन इनफ्लो, और वेरी गुड, यहां तक सीख गए। फिर मैं बोल रहा हूं दूसरा रीजन सिखाने जा रहा हूं अभी। आपने कहा पीएनएल बनता है फॉर द ईयर का, फिर मैंने आपसे इसी पे एक जवाब, इसी आपके जवाब पे एक सवाल पूछा कि क्या फॉर द ईयर का प्रॉफिट और फॉर द ईयर का कैश होना सेम बात है। नो सर, पहला भाई ने जवाब दिया कि सर हमारे पास कुछ सेल्स होती है क्रेडिट पे, कुछ सेल्स होती है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो सेल पीएनएल में चार्ज हो गई होगी तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट में भी होगा, साथ साथ क्या वो सेल पीएनएल में चार्ज हो गई होगी और उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे भी होगा, पर वो कैश में। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ ना कुछ तो करके दिखाना होगा, ऐसा ही है ना। चलें आगे लेके चलते हैं, वेरी गुड। मैं बताता हूं दूसरा रीजन। क्या आप जब माल परचेज करते हो और बेचते हो तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करते हो। एक भी बात नहीं समझ आना वहीं रोक देना, मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूजन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। पहले बताओ पहला रीजन क्लियर है। अच्छा जी, मैंने बोला कि भाई प्रॉफिट के अंदर सेल 100% होती है जितनी हुई होती है, जबकि लाजमी नहीं कि कैश में भी उतना हो, कैश में सिर्फ उतना होगा जितना रिसीव। वेरी गुड यार, मैं बता रहा हूं दूसरा रीजन। क्या आप माल परचेज करते हो तो उधार पे परचेज कर सकते हो, क्रेडिट पे। चलो आपने उधार पे परचेज किया, मैं मानता हूं सही है, पर आपने जब उसको बेचा होगा तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करवाया होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से प्रॉफिट कम होता है या ज्यादा, पक्की बात है। अच्छा प्रॉफिट तो कम हो गया, पर मैं कहूं आपने इसके पैसे पे ही नहीं किए तो आपका कैश में से कोई आउटफ्लो, यानी आप ये कह सकते हैं आपका प्रॉफिट कम है और कैश। हाँ जी ऑनलाइन वालों, ये बात समझ आ रही है, प्रॉफिट कम है और, तो सर मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजन इज पेएबल ऑल्सो। पेएबल की वजह से आपका प्रॉफिट और कैश रिकनसाइल नहीं होता। यहां तक समझ आ रही है बात। चलें जी, रिकंसिलिएशन के दो रीजन बताया, पहला, दूसरा, वेरी गुड। मैं एक और चीज बताता हूं, क्या आप कोई पीपी यूज करते हैं तो क्या उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते हैं। अब एक एक करके सुनो, उसकी एंट्री क्या बनती है,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी, अब दिमाग लगाओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से क्या आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा? चलें सर, समझ आता है प्रॉफिट कम हो गया होगा, पर मुझे एक बात बताओ, इसका कोई कैश आउटफ्लो है? मैं इसको IS7 की जबान में कहता हूं नॉन कैश एक्सपेंस। क्या कहता हूं? अच्छा, यानी सर एक बात समझ आ रही है, इस नॉन कैश एक्सपेंस से मेरा प्रॉफिट हुआ है कम और मेरे कैश का कोई आउटफ्लो, तो यानी मेरा प्रॉफिट और कैश आपस में रिकंसाइल्ड। कितने रीजन बताए? वेरी गुड। पहला रिसीवेबल और दूसरा डेप्रिसिएशन यानी नॉन कैश एक्सपेंस। अच्छा, यानी सर अब मुझे ये बात समझ आ रही है, अभी यहाँ पे रुक के ना, ताकि हमें आगे भी लेके चलना है। मुझे ये समझ आ रहा है, मैं कैश फ्लो बनाता हूँ दो वजह से, पहला इनफ्लो और दूसरा प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है कैश के बैलेंस से। लिखो अपने पास, कैश फ्लो हम बनाते हैं कितनी वजह से? दो रीजन की वजह से। पहली चीज क्या? इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना। दूसरी चीज क्या? प्रॉफिट को रिकंसाइल करते हैं किसके बैलेंस से? कैश के बैलेंस से। वेरी गुड, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर को मैं कैश फॉर द ईयर से रिकंसाइल करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है अली जैन, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, वो भी इसी में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर हम भी लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ भाई मैंने आपको बताया कैश फ्लो बनता है कितने रीजन? दो। मैं पहला इंपॉर्टेंट रीजन लिख रहा हूं, सुनना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप किससे रिकंसाइल करते हैं? जो मैंने लिखा है ना यही लिखना। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर को रिकंसाइल करते हैं कैश फॉर द ईयर से, क्योंकि अभी आपने खुद कहा था मुझे प्रॉफिट होना और उतना ही कैश होना दो अलग अलग बातें हैं, सही है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, बड़ी लॉजिकल बात है। आपने अभी इंट्रो में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा है, P&L, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते थे ना? तो मेरे शेयर होल्डर ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा, उसने बोला वाह भाई वाह, इतना प्रॉफिट इतना कैश भी होगा। वो पहुंच गया कंपनी, बोला भाई मेरे पैसे दो। वो बोलेगा पैसे कहाँ हैं? तो बोलेगा प्रॉफिट तुम्हारे बाप ने रिपोर्ट किया है, दो पैसे मेरे। तो वो बोलेगा सर नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, प्रॉफिट होना अलग बात, कैश होना। तो वो बोलेगा भाई कहां से देखूंगा मैं, वो कौन सी स्टेटमेंट पे जाएगा? तो वो वहां पे जाएगा, वो बोलेगा भाई देखो ये प्रॉफिट था, इसकी मैं रिकंसिलिएशन बना के दे रहा हूं। तो प्रॉफिट से लेके मैं किससे रिकंसाइल करूंगा उसको? तो फिर वो सुकून में आएगा। यस सर। अच्छा जी, फिर वो बोलेगा चलो तुमने रिकंसिलिएशन तो बना दी, मेरे को कैसे पता कितना पैसा आया कितना गया? तो बोलेगा नशा ही इसी में देखो, इसमें रिकंसिलिएशन भी है, इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो भी है। तो भाई देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ऐसा ही है भाई। हमने ये लिख लिया, यानी सर अब हम ये समझ चुके हैं कि हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है भाई। चलें जी, ये लिख लिया तो बताएं हम आगे चलें। ऑनलाइन वालों लिख लिया, आगे चलें भाई। ओके सर, कैश के बैलेंस से क्यों रिकंसाइल कर रहे हैं? क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस भी होते हैं, इसलिए नॉन कैश भी होते हैं अरीशा, और एक और चीज होती है रिसीवेबल और पेएबल। सेम इज द केस विद अक्रूवल, जो उन्होंने कहा भाई अक्रूवल का एक्सपेंस बुक हो जाता है, पे नहीं होता। सुनना मेरी बात भाई, अक्रूवल से क्या होता है? एक्सपेंस डेबिट पेएबल, एक्सपेंस की वजह से क्या? प्रॉफिट और कैश का कोई आउटफ्लो। तो आपको नहीं लगता इसको भी रिकंसिलिएशन में दिखाना चाहिए, ताकि मेरे शेयर होल्डर को ये पता लगे कि प्रॉफिट फॉर द ईयर और कैश फॉर द ईयर दो अलग अलग बातें हैं? इसको अभी रिकंसाइल करना सीखा है या सिर्फ अभी ऐसे ही समझा है? ऐसे ही समझा है सर। अच्छा जी, फिर हमने पूछा IS7 से कि यार मुझे सर बताओ ना रिकंसाइल कैसे करूंगा? लॉजिकली तो समझ आ रहा है कि आप कुछ बातें कह रहे हैं, हम शेयर होल्डर को बता रहे हैं, बता दे क्या है? उसने बोला भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक फॉर्मेट। सर यू आर रिसीविंग माय मैसेज? यस आई एम रिसीविंग योर मैसेज शंकर लाल। अनअर्न इनकम, बिल्कुल सब आता है जानी, सब आता है इसमें। सही है, अभी एक एक करके देखेंगे, मैंने खाली वन ऑफ रीजन बताए तुम्हें। पर क्या ये बताओ सारे बच्चे मकसद समझ आ गया? यानी देखो, अगर मैं डायरेक्ट आता मैं बोलते चलो भाई कैश फ्लो की हेडिंग डालो, ये होता है, तुम बोलते चलो भाई कुछ तो कह रहा है।
कुछ तो होगा, पर क्या आप जो चीज करने जा रहे हो उसके पीछे बैकएंड पे लॉजिक पता है? यस सर, चलिए जी अब आ जाए आगे। अच्छा मैं रिपीट कर दूं, रिजा कह रहे हैं भाई डेप्रिसिएशन के बारे में रिपीट करते हैं। भाई मैंने क्या कहा आपको, सब बता दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है, और पीपी क्रेडिट, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है। पर इस पूरी एंट्री को एनालाइज करो तो कैश का कोई आउटफ्लो, तो क्या कहना है, से कि दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, जिससे प्रॉफिट कम हुआ हुआ है, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं है, तो क्या मैं उसको रिकंसाइल करूंगा? यस सर, क्योंकि मैं फिर भी अपने शेयर होल्डर को ये बताऊंगा कि भाई देखो ये ऐसा एक्सपेंस था जिसका कैश का कोई इंपैक्ट, तो जो आप प्रॉफिट देख रहे हो कैश का अलग अलग रीजन है, तो उसको रिकंसाइल करना है। वो कैसे करना है अभी हम पूछेंगे इससे, IS7 से। IS7 के पास मैं गया, मैंने बोला भाई मुझे एक बात बताओ, फॉर्मेट क्या है तुम्हारा? उसने बोला सबसे पहले क्या ले लो। समझ आती है बात? अभी बताया क्यों लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ताकि इसको रिकंसाइल करूं किससे, कैश फॉर द ईयर से। वेरी गुड, क्योंकि प्रॉफिट का होना अलग बात, कैश का होना अलग बात। वेरी गुड सर जी। वो आगे बताऊंगा कि टैक्सेशन बाद में आफ्टर टैक्स भी ले सकते हो। फिर मैं यूं कहूंगा कि टैक्स एक्सपेंस होना अलग बात, टैक्स पे होना अलग बात। सही है, मर्जी आपकी, जैसे भी ले सकते हैं। सर डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड भी हो सकता है, वॉट एवर द केस है। चले मैं आपको ये बता देता हूँ, भाई वरुण कह रहे हैं, वरुण ये कह रहे हैं सर डेप्रिसिएशन में अक्यूमुलेटेड भी तो हो सकता है। मैं कह रहा हूँ वॉट एवर द केसेस, डेप्रिसिएशन डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करोगे भी, तब भी क्या कोई कैश का इंपैक्ट है, पर प्रॉफिट का इंपैक्ट है। यस सर, तब भी एडजस्ट होगा। सही है वरुण? अच्छा ये मैं खुबैब को वापस बता देता हूँ। खुबैब कह रहे हैं सर आफ्टर टैक्स क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ रख दो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर मैं अज्यूम कर लेता हूँ इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस हुआ होगा। अज्यूम कर रहा हूँ टैक्स एक्सपेंस मैंने बुक किया है कोई 1,00,000 रुपए का, पे किया है मैंने 70,000 रुपए का, तो नीचे कैश में से कितना माइनस हुआ होगा? ऊपर से 1,00,000, तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ वट एवर द केसेस, हम तो लॉजिकली साउंड है, रट्टा नहीं लगवा रहा मैं। वरना मैं पहले आता मैं बोलते चलो भाई ये ABCD याद कर लो, इसमें चीजें डालते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। पर क्या मैं ये कर रहा हूँ? पर लॉजिकली साउंड देखो, मैंने खाली तुमसे डिस्कस किया, तुमने खुद बोला ऊपर एक्सपेंस होगा नीचे कैश होगा, खुद ही रिकंसाइल होगा। ऐसा ही है ना? एक एक करके करते हैं। चलिए जी, हमने उससे पूछा कि भाई मुझे बता दो फॉर्मेट क्या है। उसने बोला भाई सबसे पहले क्या रख देना, और कोई लिखेगा नहीं है, लोग पहले कॉपी करवाते हैं। मैं कह रहा हूं पता है क्या, एक अप्रोच बनाते हैं ना, आपस में आज एग्री कर लेते हैं। इसका रट्टा लगवा दूं तो बेकार बात है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी बताऊं, अभी जो NPO का सवाल आया था ना, FAR1 का मुश्किल तरीन पेपर आया था इस बार का। बच्चों की शक्लें देख के जो तुम्हारे दोस्त होंगे ना उनसे पूछ सकते हो तुम। पर मैंने NPO भी लॉजिकली कराया था, मतलब उसके अंदर अकाउंट्स के बैलेंसेस निकल रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं। तुम जब ये देखोगे ना कि भाई लॉजिकली एक चीज आती है, तो एग्जामिनर का बाप भी कुछ पूछे तुमसे हैंडल हो जाएगा। तो क्या रट्टा लगाएं या लॉजिकली समझ लें? अच्छा फिर बोलेंगे सर ये जो उसने फॉर्मेट दिया है इसका क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा पहले एडजस्ट करना। ये तो हेडिंग्स है ना। सुनो एक बात, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखा मैंने, XYZ कुछ भी आ रहा होगा, मैंने इसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड किया है। क्यों किया होगा? क्योंकि ये माइनस हुआ हुआ होगा। अभी तो नंबर्स में भी खेलना है, मैं भी पूरी इलस्ट्रेशंस है, मैं से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। भाई ये बोलता है कि भाई आप प्रॉफिट बिफोर कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उसमें आपने को दो रीजन पता है, प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है कैश फॉर द ईयर से, ऐसा ही है, और इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है आपको। ये IS7 ये कहता है पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हेडिंग डालो, उसके बाद डाल देना एडजस्टमेंट फॉर, क्या लिखा हुआ है, नॉन कैश एंड अदर एडजस्टमेंट्स। भाई अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, भाई क्या ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से ये प्रॉफिट कम हुआ है? जबकि नीचे कैश में से कुछ माइनस, क्या करूंगा इसको? लॉजिकली समझ आ रहा है? वेरी गुड। और अच्छा अमोर्टाइजेशन यानी इंटेंजिबल्स जो होते हैं वो डेप्रिशिएट नहीं होते, वो क्या होते हैं? उसकी एंट्री क्या बनती है? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, और इंटेंजिबल एसेट क्या ये भी नॉन कैश है? सर मैंने इसको ऐड कर दिया, पर मैं कह रहा हूँ यार मैं फॉर्मेट का रट्टा लगाऊंगा ना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ना खाली ये नंबर्स निकालना सिखाता हूँ, रिकंसिलिएशन। फिर जब सब सीख जाएंगे ना, मैं बोलूंगा इसके ऊपर ये हेडिंग डाल लो, इसके ऊपर ये हेडिंग, इसके ऊपर ये हेडिंग, ये कैसा रहेगा? वापस से मैं कह रहा हूँ कि सर देखें, या तो मैं आपको बोलूं फॉर्मेट याद करो, फिर आपको याद करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में ये यहाँ डालूंगा, इस फॉर्मेट में यहाँ, या तो पहले मैं कैलकुलेशन सिखा दूं, कैलकुलेशन सिखा दूं मुझे रिकंसिलिएशन बनाने आ जाएगी, ऐसा है? अच्छा फिर रिकंसिलिएशन बनाने आ जाएगी तो आखिर में एक ही काम बचेगा, हेडिंग याद करना, कि इसके ऊपर क्या हेडिंग आएगी, इसके ऊपर क्या हेडिंग आएगी। देख लो भाई ये चीजें हैं, ये देखो टैक्स पेड आ रहा है, टैक्स पेड आ रहा है,
एक्सपेंस ऊपर एडजस्ट होगा, नीचे से टैक्स पे हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ व्हाट एवर द केस इज, क्या मैं पहले हेडिंग याद करूं या लॉजिकली समझ लूं? यानी हम एक एक करके चीजें उठाते हैं। यानी सर एक सुनना सुनना सुनना, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं तुम्हें। मेरे लिए बिल्कुल बेकार बात होगी मैं बोलूं पहले याद करो फिर सिखाता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, लॉजिकली सिखाता हूं कि भाई एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। एडजस्टमेंट से तुम हमेशा रिकंसाइल करना सीख जाओगे। जब रिकंसाइल करना सीख गए तो एक ही चीज आ जाएगी, किसके ऊपर क्या हेडिंग डालनी है। तो लॉजिकली समझ आ जाएगा, हाँ या नहीं? एग्री हैं इस पे भाई? चलें जी, अब एक एक करके मुझे एक बात बताओ सर। यानी मैं ये कह रहा हूं प्रॉफिट और कैश के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मैंने अब तक तुम्हें रिसीवेबल, पेएबल और नॉन कैश बताया, ऐसा ही है? तो क्या सिर्फ वही होंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं? क्या कह रहे हैं भाई सर, आप बार बार बोर्ड पर जाकर डिस्कस कर रहे हैं जो ऑनलाइन। मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा, खाली यहाँ पे उंगली रख रहा हूँ बस, कुछ भी नहीं है। खाली मैं बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पे मूव कर रहा हूँ ना, ये उंगली यहाँ रख दी, टैक्स पेड, सही है, ऐसा है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, सब फोकस हो गया यार। भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्या मेरा मकसद ये था इनफ्लो आउटफ्लो दिखाना, हाँ या नहीं? और प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैश फॉर द ईयर से, ऐसा ही है? यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर और कैश फॉर द ईयर में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर वो मैं सारे डिफरेंसेस सीख जाऊं तो क्या मैं कैश फ्लो बनाना सीख जाऊंगा? पक्की बात है। तो सर बस अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाए पहले पहले रीजन से। सही है, मैं आपको एक एक चीज को कॉपी करनी है, मैं चलते फिरते देखूंगा, नोटिंग प्रॉपर होगी। बाद में कोई ये नहीं बोलेगा सर मुझे रिकॉर्डेड देखना लेक्चर। देखो यार तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम सिर्फ ये पेपर नहीं दे रहे हो। मैं बच्चों को देखता हूँ, सर यार आराम से देख लेंगे बाद में, भाई बात नहीं आती वो कभी। साथ के साथ तुम्हें करना है, नोटिंग्स करनी है। इसके बाद तुम्हारे लिए बेंचमार्क, ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बेंचमार्क क्या होगा, तुम्हारी नोटिंग। उससे बाहर नहीं आ सकता, ये मेरा तुम्हारा वादा है। सही है, देखो मैं नए सवाल करवाता हूँ, पास पेपर भी करवाता हूँ। नए सवाल इसलिए करवाता हूँ क्योंकि एग्जाम में छप के आते हैं। FR2 के बच्चों से पूछो, सीधे सीधे 20-20 नंबर के, 40-40 नंबर के सवाल आते हैं। वो आ गए तो पास तो वैसे ही हो गए ना। तो करोगे मेहनत, असाइनमेंट करोगे टाइम पे? वेरी गुड सर। सर नॉन कैश एक्सपेंस पहले से ही माइनस हुआ हुआ है इसलिए ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं वरुण। चलिए जी भाई, अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं? रीजन सीखने जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट कैश के बैलेंस से रिकंसाइल नहीं हुआ होता। तो सारे रीजन सीखेंगे तो कैश फ्लो बनाने आ जाएगा। चलिए जी सर, पहला रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या लिखा हुआ है? बातों बातों में बता चुका हूं मैं। अब जरा गेम देखना, मैं इलस्ट्रेशन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको वर्किंग समझ आए। मैंने बनाई सारी खुद है इसलिए। सब एक एक करके रीड करेंगे साथ में, फौरन तौर पे कॉपी करेंगे अपने पास, ये मैं दूंगा नहीं। नोट ये है कि गुड्स मैंने परचेज किए सप्लायर से 2000, करंट ईयर क्या चल रहा है? ऑनलाइन वालों रीड कर रहे हो साथ, पहले इतना बताओ। मैंने गुड्स परचेज किए हैं 2020 में, कितने के? 150 के। क्या आप ये बात मानते हैं, प्लीज सुनना, मैंने अकाउंट्स पेएबल को किया होगा डेबिट या क्रेडिट? स्टॉक को किया होगा डेबिट। अच्छा ये कैश पे किए ना, तो स्टॉक डेबिट और कैश, तो अकाउंट्स पेएबल का सॉरी बात ही नहीं आती है। कितने का? 150। साथ साथ बनाएंगे, बल्कि पहले तुम समझ लो फिर बनाना साथ, सही है? सर क्या फुल क्वेश्चन नोट करना है? मैं बताऊंगा क्या नोट करना है, पहले अभी इतना समझो। मैंने गुड्स परचेज किए कितने के, किस पे परचेज किए हैं? ये आ गया। इतना पता है फॉर द ईयर 2020 में कैश गया है, ये कैश आउटफ्लो इनफ्लो है। अभी देखो मैं कैसे यहाँ पे लिंक करूंगा इसको। चलिए जी, आपने फिर कस्टमर को यही गुड्स उठा के बेच दिए, कितने के? प्लीज सुनना, मैंने क्या किया सर, कैश डेबिट और सेल्स, कितने के? 2.5 लाख। एक और चीज दिमाग में रखना, कैश फ्लो बनता तब है जब पूरी अकाउंटिंग हो जाती है। फिर सुनो, कैश फ्लो बनता कब है? सीधी सी बात है, अभी तुम सीख के तो आए हो, बैलेंस शीट पीएनएल बन जाता है उसी के बाद तो रिकंसिलिएशन बना रहा हूं। यानी सर एक बात तो भेजे में बिठाना, कैश फ्लो पॉसिबल नहीं है जब तक तुम्हारे पास बैलेंस शीट और पीएनएल नहीं है। समझ आती है बात? अकाउंटिंग हो चुकी है उसके बाद तुम रिकंसाइल करोगे ना, लॉजिक भी यही कहती है। चलिए जी आ जाए सर, मुझे एक बात बताओ, जो इन्वेंट्री तुमने बेच दी, क्या उसकी एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, हाँ या नहीं? चलिए जी सर, COGS डेबिट और इन्वेंट्री। अच्छा ये तो सर हम समझने के लिए बना रहे हैं, ये एंट्रीज बन चुकी होंगी। ओके सर, हमने क्या किया, 150 से ये एंट्री बना दी यहाँ पे। या सब फोकस करना, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा कॉपी करने का, अभी कॉपी नहीं करना सर, समझो मुझे बताते रहो क्या क्या है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, आपकी बुक्स में इन्वेंट्री आई कितने की थी, गई कितने की? इन्वेंट्री का बैलेंस 0 है, ऐसा ही है? क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास, सुनना मेरी बात, मेरे पास कैश आया 2.5 लाख का और गया 150 का, नेट कितना आ गया?
1 लाख का मैं कह सकता हूँ नेट क्या है, इनफ्लो है, इनकम नहीं। आप बोलोगे मैंने कैश से लिंक किया, इसको सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक नहीं किया। अच्छा जी, क्या ये कह सकता हूं कि ये सेल पीएनएल में चार्ज हुई होगी? देखो सर, ये आ रही है। अच्छा, ये जो सीओजीएस है ये पीएनएल में चार्ज हुआ होगा, यानी ये देखो, अभी तक समझाने के लिए बनाई इलस्ट्रेशन, अभी तक मेरा प्रॉफिट और इनफ्लो सेम है, कोई डिफरेंस मेरे ख्याल से, कोई रिकंसिलिएशन की भी नीड नहीं है। समझ आती है ना? अब तक कह रहा हूं मैं भाई, अब तक प्रॉफिट और इनफ्लो सेम है। अभी हम सीख रहे हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस का क्या हिट होता है कैश फ्लो पे, ऐसा ही है भाई। चलें जी, फिर हुआ ये कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई पीपी परचेज नहीं किया, मैं बोल रहा हूं वो सुनना, कोई पीपी परचेज, कोई पीपी डिस्पोज, तो परचेज नहीं किया, डिस्पोज नहीं किया, तो क्या डेप्रिशिएट भी नहीं होगा? आप सुनना, आपको एग्जाम में पता है क्या होगा, एग्जाम में आपको बैलेंस शीट दी हुई होगी और पीपी का अकाउंट आपको बनाना होगा। मैं उसी अप्रोच पे लेके जा रहा हूं जैसे आपको प्रैक्टिकली और एग्जाम में सॉल्व करना है। क्या आपको सवाल में पीपी का ओपनिंग बैलेंस दिखता है? कितना है? 80,000। चलिए जी सर, ओपनिंग लिख दिया मैंने, क्लोजिंग, या जरा फोकस देखो, मैं इस अप्रोच पे इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि जिंदगी आसान रहे। एग्जाम में, सिचुएशन में और प्रैक्टिकली आपको क्लाइंट बता देगा कंपनी के, भाई हमने ना कोई पीपी परचेज किया, ना कोई पीपी सेल किया है, तो हम बोलेंगे भाई ओपनिंग 80 था तो क्लोजिंग 60 कैसे हो गया? किस वजह से? यानी सर ये अकाउंट कम किसकी वजह से होता है? तो ये आपको एग्जाम में निकलवाएगा वो, ये आपको एग्जाम में कैलकुलेट कराएगा। तो सर फिर जब एडिशन डिस्पोजल आएंगे तब क्या करेंगे? तो क्या अभी वो सिखाया है? या वो देखो एक एक करके आगे आ रही हैं चीजें, डिस्पोजल, ये सारी चीजें, ऐसा ही है ना भाई, वो एक एक करके आ रही हैं। पर अभी हमने क्या केस सीखा है, ना कोई एडिशन है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन है। तो क्या इस अकाउंट से मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाएगा? कितने का? अच्छा, आपको ये दिमाग में तो बात है ना कि इसकी एंट्री क्या बनी होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब क्या वो पीएनएल में से माइनस हो गया होगा? ये अकाउंटिंग हो चुकी होगी। आपका प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको? 80,000। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट और कैश रिकंसाइल्ड है? इसके लिए बनेगा एक चीज, उसका नाम क्या है? यानी सवाल में आपको, सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, आप सबसे पहले इसको यहाँ पे चिपका दोगे, ऐसा ही है भाई। हमने यहाँ पे चिपका दिया 80,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर क्या ऐड किया है मैंने? ये क्या कैश इनफ्लो फॉर द ईयर बन गया? अब सोचो मेरी बात जो पहले कही थी, क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो गया? मैं फिर पूछता हूं, क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो गया? और मेरे शेयर होल्डर को ऑन द फेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ये पता लग रहा है कि मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है, और फिर उसको ये पता भी लग जाएगा कि ये कौन सा एक्सपेंस है जिसका कैश पे कोई हिट, तो मैंने उसको ऐड करके बताया क्या ये कैश फ्लो से रिकंसाइल हो गया। अच्छा जी, अब मुझे शेयर होल्डर को ये भी बताना है कि कैश आया इतना, ओपनिंग कितना था? सर ये कहां पे था, ये दिख रहा है ऊपर। सर ये आया इतना, ओपनिंग, क्लोजिंग कितना? क्या ये बैलेंस शीट से मैच कर रहा है? छापो इसको। कैश फ्लो इज मेड फॉर द ईयर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। उमैमा शहीद डेप्रिसिएशन ऐड क्यों किया है? उमैमा अभी ज्वाइन किया है क्या? अच्छा उमामा, सॉरी। चलें वापस से बता देंगे जानी, कोई मसला नहीं है। अभी कब देंगे रिपीट? अच्छा जी, एक मिनट, छापने से पहले जानी एक रिक्वेस्ट है, ताकि इनको भी इनलाइन कर लेना, साथ साथ बोल लो कि तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा, सुन लो इधर। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, मैंने इसमें लिखा हुआ ये कि मैंने गुड्स परचेज कितने की गए? साथ साथ 150 के। अच्छा ये अकाउंट, ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा ना कि क्या ये अकाउंटिंग हो चुकी होगी? यस सर, प्लीज ऑनलाइन वालों सब सुनना। सर जी हाँ, भले इंटरनेट आपका चला गया था, सॉरी, ये भी मेरी गलती है, इधर देख लो। चले जी सर, 150 की मैंने इन्वेंट्री परचेज की, क्या इसकी अकाउंटिंग हो चुकी होगी? चले जी, फिर मैंने इसी को बेचा कितने का?
अच्छा, फिर मैंने आपको एंट्री बना के दे दी जो बन चुकी होगी। मैं इसे समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि अकाउंटिंग चलती कैसे, अकाउंटिंग सीख के आया, उसकी रिपोर्टिंग भी सिखा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ सर, इन्वेंट्री को डेबिट किया, कैश को, इतना समझ आ रहा है कि कैश जा चुका है मेरे पास से। चलें जी, फिर मैंने यही इन्वेंट्री उठा के बेच दी 2.5 लाख की, कैश आया कितने का? मैंने यहीं पे तुमसे पूछी एक बात, क्या मेरे पास 2.5 लाख आया, 1.50 गया, नेट कितना आया? तुम्हें दिमाग में है कि भाई हाँ 1 लाख आया होगा, ऐसा ही है? चलिए जी, 1 लाख आ गया। पर एग्जामिनर तुम्हें नहीं बताएगा कितना कैश आया, वो तुम रिकंसिलिएशन से निकालोगे। पर मैं तुम्हें समझा इसलिए रहा हूं ताकि बैकएंड पे लॉजिक हो के कर क्यों रहे हैं। भाई 1 लाख रुपए आ गया, 1 लाख रुपए मेरे कैश के गुल्लक में जमा हो गया होगा, ओपनिंग में ऐड होके क्लोजिंग बन गया होगा। भाई ऑनलाइन वालों यहां तक साथ हैं? साथ साथ बोलो। ओके जी, हमारे पास 1 लाख रुपए नेट मौजूद है। फिर मैंने जो इन्वेंट्री बेची उसको कहां चार्ज कर दिया? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। मैंने कहा भाई पीएनएल अपनी जगह बना होगा, सेल्स चार्ज हुई होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स चार्ज हुई होगी, नेट प्रॉफिट आ गया होगा कितने का? 1 लाख रुपए का। अच्छा, अब तक मैं देखूं, हाँ जी, अनस कह रहे हैं सर डेप्रिसिएशन कहां से आया, वेरी गुड, अभी बता रहा हूँ, आगे रुक जाओ भाई, वापस से बता रहा हूँ। सर 1 लाख रुपए मेरे पास इनफ्लो आ गया, 1 लाख रुपए प्रॉफिट भी, 1 लाख रुपए इनफ्लो भी, अभी तक कोई मसला नहीं है, वेरी गुड। फिर मैंने कहा भाई पीएनएल में तो हर वो चीज जाएगी जो उसके लिए इंटाइटल्ड है, हर एक्सपेंस जाता है पीएनएल में, हर एक्सपेंस जाएगा और हर इनकम भी जाएगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने बैलेंस शीट देखी, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, देखना अनस फोकस करके। जब मैं बैलेंस शीट में गया तो मैंने देखा पीपी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। फिर मैंने आपको एक केस सिखाया, मैंने कहा कि ना कोई एडिशन है ना ही कोई, पर डेप्रिसिएशन है कितने का, ये देखो उसने डेप्रिसिएशन बता दिया है, पर मैंने आपको कहा वो एग्जाम में आपसे बैलेंसिंग फिगर निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा? अच्छा, मैंने कहा कि भाई ओपनिंग 80 था, क्लोजिंग 60,000 है, ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, तो कम किसकी वजह से हो रहा है? लॉजिक भी यही कहती है ना कि भाई डेप्रिसिएशन की वजह से पीपी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो मैंने क्या कहा, मुझे याद आया भाई इसकी एंट्री बनी होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट। क्या ये डेप्रिसिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लो बने या ना बने, एक्सपेंस तो है, पीएनएल में चार्ज हुआ, प्रॉफिट कितना हो गया, शेयर होल्डर आया बोला 1 लाख रुपए निकालो, आए 80,000 रुपए निकालो, तुम बोलोगे नहीं नहीं सर 80,000 नहीं, कितने आए थे? तो बोला भंगी तो तुमने ये प्रॉफिट कम दिखाया हुआ है। बोलेंगे नहीं नहीं सर आप जाएं कौन से स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में प्रॉफिट फॉर द ईयर रखा, क्या रखा? सही, अब समझ आ गया, वेरी गुड। चलें जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर रखा। आपको इतना पता है इसके अंदर एक ही पंगा है, कौन सा? आप बोलेंगे अंग्रेजी में नॉन कैश एक्सपेंस, क्या है? आपने जब इसको ऐड किया तो क्या ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश फॉर द ईयर में बदल गया? तो कैश फॉर द ईयर जब इतना आया है, ओपनिंग इतना था, तो क्या क्लोजिंग बन जाएगा? अब आपको अगर आंसर वेरीफाई करना ना, सबसे मैं कहता हूँ यार लोगों को पता नहीं क्यों डर लगता है इससे, अगर लॉजिकली नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल है। मैं तुम्हें बोलता ऐड करते हैं, तुम बोलोगे हाँ सही कह रहा है, मैच तो हो रहा है, आंसर तो अच्छा अच्छा लग रहा है मेरे को, पर लॉजिकली समझ आ रहा है अब। अब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें आंसर आपका कंफर्म होता है, क्योंकि ये जो 3 लाख रुपए क्या बैलेंस शीट से मैच कर रहा है? सर देखें यार मैच कर रहा है, सही है भाई, अब छाप लो इसको, क्लियर है भाई ऑनलाइन वालों अब? चलिए बेहतरीन है। ऐसा क्या आंसर, वर्किंग के बीच में कॉमा लगाना होता है, लगा दियो भाई। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश फॉर द ईयर के बराबर करना है, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुबैब। क्वेश्चंस मैंने बनाए नहीं है, हसन अनवर कह रहे हैं भाई सर कोई व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर दें पीडीएफ। मैंने क्या ये क्वेश्चन है या ये कॉन्सेप्ट्स हैं? कॉन्सेप्ट्स हैं भाई, क्वेश्चंस तो अभी दिए ही नहीं है मैंने। इज़ा आप गर्ल हैं, ये कैसे कैसे नाम रख के आते हो यार, सॉरी यार। इज़ा बंदे का नाम होता है, बंदी का? बंदे का होता है ना यार, तो अभी तो उसको कुछ बोल भी नहीं सकते ना, कंफ्यूजन है। चलो भाई या बहन जो भी है, ये आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है जिंदगी में।
नहीं नहीं भाई, अभी कोई नमाज ब्रेक नहीं है, एक साथ पढ़ना ना जाके ऑफ के बाद। तू कौन सा जमात करा रहा है लोगों की? अली जमाल, एक साथ ही पढ़ लेना जाके। जानी यहां तक लिख लिया तो चले नीचे। लिखो लिखो, कोई मसला नहीं, आराम से लिखो। स्क्रॉल अप करूं उसको? हाँ भाई बेक, क्या बोल रहे हैं? क्या हार जाएगा बाबू? तो कुछ भी नहीं होगा ना भाई। अमजद खान कह रहे हैं सर कोई ऐसी एंट्री जिसका कैश का भी इंपैक्ट नहीं हो, प्रॉफिट का भी इंपैक्ट नहीं हो, तो वैसे ही रिकनसाइल होंगे, हमें कुछ करने की नीड नहीं है। सही है अमजद? अच्छा अभी हसान खान देखो, मैं टैक्स की ट्रीटमेंट पे आया नहीं हूं ना, अभी हम एक एक करके सीख रहे हैं। सही है हसान? हौले हौले चलते हैं। अभी नॉन कैश सिखाया एक रीजन, मैंने कहा सारे रीजन सीखेंगे तो पूरा कैश फ्लो आ जाएगा। एक एक रीजन को लेके चल रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे लास्ट में लिखना, हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, सही था कि याद रहे। हो गया भाई? चलें, बेहतरीन है, बस ये लोग भी कर लें फिर। डन हो गया भाई? छापो छापो। अच्छा भाई, जो ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किए हुए सर, आपकी बुक कब तक अवेलेबल होगी? बस एक हफ्ते में आ जाएगी? अच्छा भाई, ये जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किए गए हैं, इसमें जब अगले कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा ना, तो उसमें पिछला कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यानी पीछे वाला भी नहीं भूलोगे, तो साथ साथ चलेंगी चीजें। तू तो भूल भी नहीं सकता। बोला भाई पीछे वाला मैं भूल ही नहीं सकता, तेरा दोस्त ही है ना इसलिए। हाँ भाई लिख लिया इससे, चले आगे। चले जी सर, वापस से अब जरा देखिएगा। इस केस में प्लीज फोकस। सर हमने फिर ये कहा कि आपने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम सप्लायर ड्यूरिंग 2020, कितने के? 150 के। और आपने सेल किए हैं कितने के? 2.5 लाख के। मेरे ख्याल से अभी तो पुरानी वाली एंट्री है ना, मैं फिर भी बनाऊंगा ताकि कनेक्शन बना रहे। मैंने क्या किया सर, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? सर इसके बाद आपने एक एंट्री बनाई होगी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से? आपने फिर एक और एंट्री बनाई होगी, सीओजीएस डेबिट और इन्वेंट्री
क्रेडिट कितने से? 150। अच्छा, आपको इतना पता है ना कि ये एंट्रीज बन चुकी होंगी, अकाउंटिंग हो चुकी होगी, पीएनएल भी बन चुका होगा। आप सुनना मेरी बात प्लीज। आपके पास से कैश गया कितना? कैश आया कितना? यानी मैं कह रहा हूं अब तक इनफ्लो कितने गए? 1 लाख रुपए का। सर ये तो सेम कहानी हो गई। अभी अभी देखते हैं एक एक करके। चलें सर, मुझे एक बात बताएं फिर, अगर मैं देखूं पिछले वाले केस में क्या कोई पीपीई में कोई एडिशन थी? क्या कोई डिस्पोजल था? पर क्या डेप्रिसिएशन था? दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट आपके कैश के बैलेंस से रिकंसाइल्ड, यानी कैश फॉर द ईयर से रिकंसाइल्ड नहीं था। ऐसा ही है भाई? फिर हमने कैश फॉर द ईयर निकाला, ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग बन गया। ऐसा ही है भाई? चले जी, 1 लाख रुपए अभी जेब में आ गए, ये तो हम सबको पता है। इस सवाल में देखते हैं कि क्या क्या है इस कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट में ये कह रहा है कि भाई कोई डिस्पोजल नहीं है, यानी पहले वाला केस है। पर इसके अंदर क्या इस साल कोई एडिशन है? वेरी गुड सर, इस साल इसके अंदर एडिशन है कितने की? भाई ऑनलाइन वालों फोकस होकर देखना, इस साल एडिशन है और डेप्रिसिएशन वही पुराना वाला है। मैंने कहा ना कैरी फॉरवर्ड होंगी चीजें। चलिए जी सर, इस साल अगर मैं वैसे ही, एग्जामिनर आपको पता है क्या करेगा? आपको बोलेगा भाई बैलेंस शीट मैंने गिवन दी हुई है, बैलेंस शीट में ओपनिंग कितना है? प्लीज यार फोकस करना। मैंने पीपी का टी अकाउंट बनाया, ओपनिंग लिख दिया मैंने 80,000, क्लोजिंग लिख दिया मैंने कितना? 90। ऐसा ही है सर? डेप्रिसिएशन एडिशन दिया होगा पेपर में, बिल्कुल अभी यही बता रहा हूँ कि क्या दिया हुआ होगा पेपर में, आपको करना कैसे भाई? ओपनिंग क्लोजिंग आप कहां से उठाओगे? बैलेंस शीट से, हाँ या नहीं? वेरी गुड, पीएनएल बन चुका होगा। ओके, अब आपको एक एक करके, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आपको पेपर के अंदर वो कहेगा कि ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन इतना है, और डेप्रिसिएशन दे देगा, अमाउंट दे देगा। अमाउंट कितनी है डेप्रिसिएशन की? 20,000। जरा फोकस करना यार, दोनों पॉसिबिलिटी सिखाऊंगा क्योंकि आगे सवाल ऐसे ही बनाए हुए मैंने। सुनो, पीपी का ओपनिंग क्लोजिंग कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से। प्रॉफिट कहां से मिलेगा? पीएनएल से। वो वहां पे बन चुका होगा, सब हो चुका है। अच्छा, फिर आपको नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन में लिख के देगा दो पॉसिबिलिटीज। पहला, ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन है कितने का, लिख के दे देगा। बोलेगा हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर एडिशन भी हुई है, हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर, पर वो एडिशन की अमाउंट नहीं बताएगा। तो फिर आपको इतना पता है, आपको इतना पता है कि पीपी के अकाउंट में, पीपी के अकाउंट में जो भी पीपी आता है वो डेबिट होता है। ऐसा ही है? डेप्रिसिएशन से ये अकाउंट कम होता है, यानी क्रेडिट पे चला जाता है वो। ऐसा ही है? डिस्पोजल से भी ये अकाउंट कम होता है। पर क्या अभी हमने डिस्पोजल सीखा है? चले, पहला केस मैंने कहा कि उसने आपको ये 20,000 रुपए बता दिए, तो मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग 80 है, इसमें से 20 गया तो 60 बचना चाहिए ना? 90 कैसे बच रहा है? सर कोई ना कोई एडिशन होगी जो, क्या मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं? अब सुनो एक और बात, दूसरी पॉसिबिलिटी वो क्या करेगा एग्जाम में, पहले बताओ ये क्लियर है बात? अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी वो बोलेगा भाई ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपए की एडिशन है, तो ओपनिंग प्लस 30,000 कितना? 110। तुम बोलोगे क्लोजिंग 90 आ रहा है, तो वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। यानी वाइस वर्सा हो सकता है। मैं तुम्हें सोचने की डायरेक्शन बता रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में लेके चलना, और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। प्रैक्टिकली भी नोट्स में जाओगे, एडिशन डालोगे डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन डालोगे एडिशन आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर एडिशन कितनी आ रही है? ऐसा ही है? चले, अब मैं इसकी भी एंट्री बनाता हूँ, जरा सुनना। आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को किया होगा डेबिट और पीपी को कितने से? चलो अब अपने आप से एक बात पूछ के बताओ, क्या ये वाला एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज हुआ होगा? यानी आप ये कह रहे हैं सर सेल्स चार्ज हुई होगी 2.5 लाख की, कॉस्ट ऑफ सेल चार्ज हुई होगी 150 की, प्रॉफिट कितना? 1 लाख रुपए। यानी अभी मैं यहीं रुक जाऊं तो 1 लाख रुपए का जीपी और 1 लाख रुपए का कैश इनफ्लो बैलेंस है, कोई रिकंसिलिएशन बनाने की नीड नहीं है। अब आगे लेके चलता हूं, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक हुआ होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या आपने कुछ खरीदा या नहीं खरीदा? अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये एडिशन पे भी तो डेप्रिसिएशन आया होगा, वो उसके अंदर ऑलरेडी शामिल होगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये दिमाग से गन निकाल देना, मुझे पता ना सवाल आते हैं ऐसे। भाई आप बोल लोगे सर ये एडिशन है, इस पे भी तो डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि ओपनिंग पे अलग आता है, एडिशन पे अलग आता है, यही सीखा है ना? बस ये अकाउंट बन चुका है तो उसके अंदर उसका डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी शामिल होगा, अजम्पशन है। सही है जी? अच्छा जी,
इससे क्या मेरा पीएनएल कम हो चुका होगा? आपको एक रीजन तो मैं सिखा चुका हूं, इससे पीएनएल कम हो चुका है, इसका कैश का कोई इंपैक्ट? तो पिछले केस में इसको ऐड बैक किया था तो मेरा क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो गया था? वेरी गुड सर, ये तो समझ आता है। पर हुआ इस बार ये है, सुनना, ये कोई नहीं बताएगा तो मैं जरा इसलिए कह रहा हूं फोकस होके। इसने किया क्या? पीपी को डेबिट किया, कैश को कितने से? अब प्लीज सुनना यार, अभी मैं कहानी चेंज करूंगा। देखो यार, पीएनएल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं, 30 है ना? तीस ही तो है, 30 ही है, 30 ही है, मतलब उसको सही है, 30 30 ही है भाई, 30 ही है, 30,000 है, ये समझ लो उसको, सही है भाई। भाई मतलब शब्दों पे जाओ ना, तुम क्या देख रही है, इधर देखो। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज यार, ये 30,000 रुपए से पीपी डेबिट हुआ और कैश, क्या आप ये मानते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? अच्छा, अब जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसका पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं है, पीएनएल से कोई ताल्लुक, यानी इसकी कोई हिट पीएनएल में। अब सिखाता हूं तुम्हें दूसरा एक और रीजन सिखाने जा रहा हूं। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कैश में से तो माइनस हो चुका होगा, प्रॉफिट में से माइनस, क्योंकि इसका कोई प्रॉफिट का हिट नहीं है। सर बातों बातों में हम दो चीजें सीख गए, डेप्रिसिएशन होगा उसको ऐड बैक कर दूंगा। अब मैं आता ना शुरू में, अब तक तो कैश फ्लो खत्म भी करा चुका होता, मैं बोलता चल भाई डेप्रिसिएशन आएगा टक करके ऐड कर देना, ये आएगा ये लेस कर देना। पर क्या लॉजिकली समझ आ रहा है चीजें कैसे चल रही हैं? डेप्रिसिएशन ऐड बैक करूंगा, क्यों? नॉन कैश है, यानी ऊपर से माइनस हुआ है नीचे से माइनस, ऐड बैक करूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश फॉर द ईयर में आइडियली कन्वर्ट हो जाना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं इस केस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कैश में से माइनस हुआ हुआ है, कैपिटल नेचर का है, कैश में से तो माइनस हुआ हुआ है, प्रॉफिट में से माइनस। तो क्या आप अपने शेयर होल्डर को ये बताओगे कि भाई प्रॉफिट में से ये चीज माइनस, कैश में से माइनस, तो मैं अपनी स्टेटमेंट में ये माइनस करके दिखाऊंगा, तब जाके मेरा कैश फॉर द ईयर में प्रॉफिट फॉर द ईयर कन्वर्ट होगा। अब वैसे भी देख लो, वैसे भी देख लो, 1 लाख रुपए कैश इनफ्लो था, 30,000 रुपए हुए माइनस, कितना? 70। ये बात समझ आ रही है? तो जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 80 का, एक पहले ये देख ले क्या कह रहे हैं सर, कैश का पता कैसे चला? ये रहा ना, एडिशन हुई है ना जानी, अनस क्लियर है? कैश पे एडिशन हुई है सीधी सीधी, सही है अनस? चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां से उठाया? एक मिनट, हाँ भाई, सॉरी। अच्छा जी बाबू इधर, खुबैब जरा फोकस इधर, जानी पप्पू इधर वापस आ जाओ। सर मैंने प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है ये कहां से उठाया? पीएनएल से। मुझे ये पता है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अच्छा मुझे इतना पता है कि क्या इसके अंदर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हुआ है? फिर तुम अपने आप से एक बात पूछोगे, वन ऑफ द रीजन ये था कि डेप्रिसिएशन की वजह से आपका प्रॉफिट कैश के बैलेंस से रिकंसाइल्ड, तो आपने उसको ऐड बैक किया, वेरी गुड। अच्छा जी, फिर आपको एक चीज याद आएगी, ड्यूरिंग द ईयर क्या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है जो कैश में से माइनस, प्रॉफिट में से माइनस? तो अपने शेयर होल्डर को ये भी तो बताओगे ना, ऐसा नहीं कि तुम 1 लाख रुपए मांगने आ जाओ, क्योंकि कुछ खर्चा कैपिटल नेचर का है जो कि यहां से माइनस, तो क्या मैंने अलग से माइनस किया? अच्छा ये हेडिंग्स नहीं डालना तुम अभी, मैंने सिखाया ना, बाद में सिखाऊंगा हेडिंग्स। तो अभी सिर्फ ये समझ आ रहा है कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक क्यों किया है? अच्छा ये समझ आ रहा है कि ये जो पीपी की एक्विजिशन है ये क्यों माइनस की है? क्योंकि प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ हुआ, कैश में से माइनस। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसको यूं कर रहा था मैं, 80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 1 लाख का इनफ्लो आ गया था, 30,000 माइनस हुए, नेट इनफ्लो कितना? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने
प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट किया है। तो ये कैश फॉर द ईयर को मैंने जब ओपनिंग में ऐड किया तो क्लोजिंग कितना आ रहा है? मेरे पास बैलेंस शीट में क्लोजिंग यही होना चाहिए सर। जब हमने जाके देखा तो मेरे ख्याल से कैश भी क्लोजिंग इतना ही आ रहा है। तुमने कितने रीजन सीखे हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एडिशन। वेरी गुड, चलें जी छापें इसको। अभी डिस्पोजल आएगा, इसके बाद वो भी आएगा आगे। जी जानी क्या डेप्रिसिएशन बताऊं? मैं उधर ही आगे बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आ जानी किसका? देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपी। इस एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होता है, जबकि कैश में से कुछ माइनस, तो कैश तो अपनी जगह पे, प्रॉफिट क्या हुआ हुआ है, तो ऐड बैक कर देता हूँ। शेयर होल्डर को बताता हूँ कि ऐसा एक्सपेंस है जिसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है। बाबू समझ आ रहा है? क्या नहीं आ रहा बता, आजा मेरे पास। हाँ, कैश कहाँ माइनस किया? कैश निकालने के लिए माइनस किया प्रॉफिट में से। तो एग्जामिनर वापस बताता है फिर। सही बता, आ गया। हाँ देखो प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट में मैंने 20,000 ऐड किए, कैश इनफ्लो, कैश बन गया अभी है 1 लाख रुपए, याद है ऊपर कैश बन गया। अब जो कैश बन गया इसमें से खर्चा माइनस कर दो, 30,000 रुपए माइनस किए तो जो बचा कुछ पैसा है वो आ गया। सही है मेरी जान, क्यूट लग रहा है बेटा, देख ले लड़खड़ाता हुआ जाएगा घर पे। बेहतरीन। अच्छा यार देखो, अभी वरुण कह रहे हैं सर ये आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। मैंने तुम्हें मना किया ना, अभी हेडिंग पे ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ वर्किंग पे ध्यान देना है कि हमें सिर्फ पता हो कि कौन सी चीज ऐड लेस करनी है, फिर हम खाली इसके। हाँ खाली इतना तुम्हें याद होना चाहिए, ये नरेशन तो लिखोगे ना, कैश पेड फॉर एक्वायरिंग पीपी, बस ये लिखना है तुम्हें, हेडिंग याद नहीं करनी। सही है भाई? स्क्रॉल डाउन करूं उसको? चलें भाई, ये ले लो यार। अच्छा ये ना साहब, मैं वापस बता देता हूँ भाई, 30,000 रुपए मैंने माइनस इसलिए किया क्योंकि पीपी की एक्विजिशन की एंट्री ये बनती है, पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही है? इसका हिट डेबिट साइड पे पीपी पे गया है और कैश में से माइनस हो चुका है, जबकि ये ऐसा खर्चा है जिसका पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं, यानी पीएनएल से कुछ भी माइनस नहीं हुआ। अनस क्लियर है? अच्छा यार लिखते लिखते एक बात बताओ, जैसे मैंने उसको भी अभी समझाई, जब मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 20,000 ऐड किया तो क्या वो कैश फॉर द ईयर बन गया था इनफ्लो 1 लाख रुपए? 80,000 में 20 ऐड किए 1 लाख बन गया, ऐसा ही है? वो फॉर्मेट ही इस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है कि वो कैश में बदल जाता है इनफ्लो में। जब इनफ्लो बन गया 1 लाख रुपए तो क्या ये था या इसमें से कुछ खर्चे भी हुए थे? कितने का हुआ था? तो माइनस किया तो फिर नेट कैश बच गया, ओपनिंग में ऐड किया तो क्लोजिंग आ गया। मतलब ये अज्यूम्ड है ना कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ये कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है ना भाई। स्क्रॉल डाउन करूं उसको? मतलब ये पीएनएल तक, ये फाइनेंशियल पोजीशन तक तो कर सकता हूं ना?
अच्छा, इस बार ये टॉपिक 100% आएगा क्योंकि कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आता है। लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, इस अटेम्प्ट में आएगा। आता भी सीधा 20 नंबर का है। और तुम लोग इंशाल्लाह टैली करोगे यार, इंशाल्लाह बोल दो भंगियों अपने लिए। पकिया 1 मिनट, क्या हो गया बहन? तुम बस 1 मिनट खुबैब, ये छाप लें फिर हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। बिल्कुल, बट अभी ये तुम्हें कॉपी करना है। हमारी क्लास 4 बजे तक है ना? क्या बोल रहे हैं? सही है, सेट है। हाँ भाई, अगर कॉपी हो गया तो चले आगे। ओके जी सर, अब तक हमने 2 रीजन सीखे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैश फॉर द ईयर से रिकंसाइल्ड नहीं होता। पहला आपने मुझे बता दिया नॉन कैश एक्सपेंस, वो भी समझ आता है। दूसरा आपने क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का रीजन ये है कि वो प्रॉफिट में से हरगिज माइनस नहीं हुआ हुआ, जबकि कैश में से माइनस हुआ हुआ है। तो जब भी तुम नॉन कैश एडजस्टमेंट करते हो तो वो कैश इनफ्लो में कन्वर्ट होता है। तो जितना भी कैश इनफ्लो था उसमें से खर्चे करोगे तो नेट इनफ्लो बच जाएगा। ऐसा ही है भाई? चलिए जी आगे। अभी जैसे किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप डिस्पोजल, तो ये आ गया सर डिस्पोजल। सर आप पीपी अपना बेच सकते हैं क्या, मना है? अच्छा, वो गेन पे भी बिक सकता है। और जरा पीछे पहले की दुनिया में जाते हैं वापस से और एक एक करके पूछते तुम लोगों से। ऑनलाइन वालों तुम भी जवाब दोगे? हाँ जी सिस्टर, आप बताएंगी। आप हाँ, आप ये बताओ पीपी जो डिस्पोज होता है आपकी बुक से किस अमाउंट पे बाहर जाता है? कोई मसला नहीं, अच्छा गलत बता दो, कोई मेरे को भी नहीं आता। हाँ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। आपने एक पीपी परचेज किया था जमाने पहले, आज आप उसको बेचने जा रहे हैं। आप अपनी बुक से उसको कौन सी वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज करेंगे? प्लीज कोई और नहीं बताएगा। बुक वैल्यू पे? गलत, वो सही कह रही है भंगियों, बुक वैल्यू पे। एक चीज जो आपकी बुक्स में मौजूद है उतने से ही डी रिकॉग्नाइज होगी ना। और वो कौन सी वैल्यू होती है? बुक वैल्यू। साथ बोलोगे नशेइयों, कौन सी? बुक वैल्यू। यानी जितने पे वो कैरी हुआ है उतने से वो क्या होगा? डी रिकॉग्नाइज होगा। ये बात समझ आती? चले सर, एक चीज समझ आ गई कि हमारी बुक्स में जितने की चीज है उतने से ही क्या होगी, और वो कौन सी वैल्यू है? समझ आती है बात? भाई सीधी सी बात है, मैं तुम्हें प्रूफ भी करता हूँ ना। एक एसेट तुमने खरीदा 1 लाख रुपए का, उस पे 20,000 का डेप्रिसिएशन बुक किया, तो बचा कितने का होगा? तो आपकी बुक से जाएगा भी कितने पे? 80 पे। वेरी गुड। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, मुझे इतना पता है कि एक चीज मेरी बुक से जो डी रिकॉग्नाइज होगी वो कैरिंग अमाउंट पे होगी या कॉस्ट पे होगी? कैरिंग अमाउंट पे। फिर कॉस्ट बोल रहा भंगी कौन है ये? किस पे होगी? अगर अलग अलग अकाउंट है मैं तब भी कहूंगा बुक वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट कॉस्ट से जाएगी, एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड से जाएगा, तब भी वो क्या बन जाएगी? बुक वैल्यू बन जाएगी। सही है, ये याद रखना बात। चले जी, प्लीज अब फोकस। सर वही केस है, वापस से वही कहानी है। मैंने गुड्स परचेज किए सप्लायर से कितने के?
150 की क्या कैश पे परचेज किए हैं? चलें सर खानदानी एंट्री बना लेते हैं वापस से। या आइए सर इन्वेंट्री डेबिट और कैश कितने से? 150 से भाई। या प्लीज फोकस करना, हम तो अभी तक कॉस्ट पे डिस्पोज किया है, जानी फिर मतलब कोई मसला नहीं, पर तुम लोग अलग अलग अकाउंट बनाते होगे जिसमें अक्यूमुलेटेड से निकलता है, कॉस्ट से निकलता है, दोनों अलाउड है, कोई मसला नहीं है। पर मेरे जो एग्जांपल्स दे रहा हूं उसमें क्या मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है, तो मेरे लिए तो क्या रेलेवेंट है अभी बुक वैल्यू, कोई मसला नहीं है, जानी वो भी सही था अपने हिसाब से। पर अगर तुमने अक्यूमुलेटेड को अलग से रखा हुआ है, सही है, अनस हमें बिल्कुल नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, WDV सब एक ही चीज होती है, सही है। अच्छा भाई सर कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 2.5 लाख। अच्छा ये फिर आपने एक और एंट्री बनाई होगी COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा जी सर मुझे एक बात बताएं, आपके पास कैश इनफ्लो कितना आया? आउटफ्लो है, और इनफ्लो कितना आया? अच्छा क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास नेट इनफ्लो कितना है? 1 लाख रुपए। चलें जी, अब आपको इतना तो पता है ना सर कि ये जो 1 लाख रुपए आपका जो है ये नेट इनफ्लो है, ये सेल PNL में चार्ज हुई होगी, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नेगेटिव एज एक्सपेंस चार्ज हुआ होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है। अच्छा अगर यही रोक दूं तो कोई रिकंसिलिएशन बनाने की नीड नहीं है, पर क्या क्या यहाँ कहानी खत्म है या आगे कुछ और है? चलें जी, अभी तक हमने जितने सवाल किए उसके अंदर सबसे पहले कोई एडिशन नहीं था, कोई डिस्पोजल नहीं था, तो एक चीज थी डेप्रिसिएशन, क्या थी? जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हुआ था, और हमने उसको ऐड बैक किया तो वो प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैश फॉर द ईयर से रिकंसाइल हो गया। ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग पे आ गया। फिर हमने दूसरा केस किया, हमने कहा एडिशन के साथ, भाई एडिशन भी तो एक एक्सपेंडिचर है, पर वो ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका कैश पे तो इम्पैक्ट है, ऊपर प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं है, तो वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ हुआ। तो भाई सीधी सी बात है, जब मैंने नॉन कैश एडजस्टमेंट को ऐड किया वो इनफ्लो में कन्वर्ट हुआ, तो वो सिर्फ इनफ्लो नहीं था, उसमें से कुछ खर्चे भी हुए थे, वो थे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मैंने उसको माइनस किया था? जैसे ही माइनस किया तो क्या वो प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हुआ? ओपनिंग ऐड किया, किस में कन्वर्ट होगा वो? क्लोजिंग बैलेंस में। ऐसा ही था भाई। इस वाले सवाल में सर एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है और डेप्रिसिएशन भी है। चले आए देखते हैं सर कैसे। फिर आपको एग्जाम में वो देगा बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट से आप ओपनिंग क्लोजिंग पिक करेंगे? चलें ये सर हम टी अकाउंट बनाएंगे भाई। ओपनिंग कितना दिया हुआ है इसमें? 80,000। चलिए जी सर 80,000 ओपनिंग दिया हुआ है। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 75,000 सर, ये आ गया यहां तक। अच्छा आइए, मैं हसन अनवर कह रहे हैं भाई कि कॉस्ट का अकाउंट, टी अकाउंट कॉस्ट पे बनाया तो यानी बुक वैल्यू पे बना लो, कोई मसला नहीं है यार, चीजें चेंज होती हैं भाई, आ जाओ। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताएं प्लीज यार, अब एग्जामिनर देखो यार, बैलेंसिंग फिगर कभी वो दो नहीं निकलवा सकता, बैलेंसिंग फिगर हमेशा एक ही होगी, सीधी सी बात है। अब आपको मुझे बता सकते हो क्या वो डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल बता दे तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? साथ साथ बोलना है सबने, एडिशन। अच्छा अगर एडिशन और डिस्पोजल बता दे, एडिशन डेप्रिसिएशन बता दे, डिस्पोजल। अब स्लो स्लो बोलेंगे ताकि ये लोग भी साथ साथ जवाब दें। आपको एडिशन और डिस्पोजल बता दे, वेरी गुड, क्योंकि इस साइड पे कम जो होता है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल की वजह से, वेरी गुड। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन दे दे और आपको डिस्पोजल दे दे, पक्की बात है। यानी सर व्हाट एवर द केसेस, हमें समझ आ गई है बात कि भाई जैसे वो डेटा देगा हम इसमें यहाँ डालेंगे, बैलेंसिंग फिगर खुद ब खुद आ जाएगी। चलें जी सर इसको आगे लेके चलते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, इस वाले सवाल में उसने कहा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का है? 20,000 रुपए का। हमने यहाँ पे पार्क किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000। अब मैं यहीं पे रुक के आपसे पूछूं, क्या इस 20,000 रुपए का कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट है? कैश फ्लो पे नहीं है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा ये पूछ रहा हूँ? कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो आएगा ना, वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ कैश पे इंपैक्ट नहीं है पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो आएगा ना। अच्छा जी क्या करेंगे इसको आप? यानी साहब देखें, जैसे अकाउंट बन रहा है दिमाग क्लिक कर रहा है कि हाँ भाई इसको हमने ऐड बैक करना है, और ऐड बैक करने की लॉजिक भी पता है, इससे प्रॉफिट कम हुआ हुआ है, इसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है, वेरी गुड सर ये सीख गए। फिर इस सवाल में उसने कहा कि भाई एडिशन हुई है, कितने की? 30,000 रुपए की, ऐसा ही है भाई? चलिए जी सर हमने यहाँ पे 30,000 रुपए लिख दिया।
मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा? रीजन बताओ। वेरी गुड, कैश में से माइनस हुआ है, प्रॉफिट में से माइनस, सीधी सी बात है। वेरी गुड यार, ये जुनून है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ओपनिंग 80 था, एडिशन 30 की हो गई, कुल मिला के हो गया 110, मैंने इसमें से 20 माइनस किया 90, तो बचा हुआ अभी भी कितना है? क्या हुआ होगा? वेरी गुड सर, यानी मैं कह रहा हूं यहाँ पे डिस्पोजल हुआ होगा कितने का? 15,000। यार मैं आपसे खाली एक बात पूछ रहा हूँ, समझने के लिए जरा फोकस करना ताकि आगे गलती नहीं हो। सर क्या ये पीपी का अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे बना हुआ है? अच्छा, तो जैसे इस अकाउंट में ये जो डी रिकॉग्नाइज भी हो रहा है, मेरे ख्याल से ये नेट बुक वैल्यू होगी, हाँ या नहीं? चलिए जी, मैं कह रहा हूँ सर ये नेट बुक वैल्यू है। सुनना यार प्लीज, देखो भाई मैं कह रहा हूँ ये अकाउंट अगर बुक वैल्यू का बना हुआ है तो उसके अंदर से जो चीज निकल रही है वो भी किस पे निकल रही होगी? बुक वैल्यू पे, पक्की बात है? चलिए जी सर, मुझे इतना पता है कि ये इसकी एंट्री जो बनी होगी, पीपी हुआ होगा क्रेडिट कितने से, बाकी दो की तो एंट्री बनाने की नीड नहीं है, वो तो हमें पता है, अभी सीखा है पीछे, ऐसा ही है भाई। चलें जी, इसके अगेंस्ट में आया होगा क्या? कैश कितने का? देखो इसने बताया भी है कि कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 15,000। हम वो बता भी सकते हैं, हम निकाल भी सकते हैं, यहां तक समझ आती है बात। 15,000 का पीपी मैंने बेचा, 15,000 की कैरिंग अमाउंट का, कितने में बेचा है? 19,000 में। यानी आप ये बात समझे, मेरे पास कैश कितना आया है? 19,000। अब सुनना, फोकस हो गया, फोकस हो गया, बहुत स्लो स्लो। कैश हमने किया डेबिट। अच्छा, क्या ये एंट्री तुम बनाओगे या बनी हुई होगी? वेरी गुड, मैं तो इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हें इंपैक्ट समझा सकूं कौन सा कहां जा रहा है। कैश हुआ होगा डेबिट, पीपी हुआ होगा क्रेडिट, आपने गेन बुक किया होगा 4,000 रुपए का, ऐसा ही है? अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये गेन पीएनएल में गया होगा? पक्की बात है? सर जरा ये देखें, क्या ये 4,000 का गेन आ रहा है? क्या ये डेप्रिसिएशन आ रहा है? क्या ये 1 लाख आ रहा है? अच्छा, यानी सर वॉट एवर द केस इज, अकाउंटिंग तो आईएफआरएस के हिसाब से होती है, उसके हिसाब से ये पीएनएल क्या गलत बना हुआ है? नो सर। पर फिर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या ये प्रॉफिट फॉर द ईयर और कैश फॉर द ईयर सेम बातें हैं या अलग अलग बातें हैं? चले आप एक एक करके सोचते हैं। आप अपने शेयर होल्डर को ये बताएंगे कि आपके प्रॉफिट और कैश में क्या क्या डिफरेंसेस थे? चलें, मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठा लिया 84,000, ऐसे ही समझने के लिए। अभी कितना उठा लिया? आपने ये पिक किया। आप इसके अंदर सबसे पहले क्या ऐड करेंगे? वेरी गुड, लॉजिक भी पता है कि भाई इससे प्रॉफिट कम हुआ है, कैश में से माइनस। अच्छा, क्या ये बात मानते हो कि इसके अंदर जब आपने डेप्रिसिएशन ऐड किया तो वो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट खत्म हो गया? चलें, अब एक और चीज मुझे ये सोच के बताएं, क्या पीपी एक्वायर किया था? पुराना कॉन्सेप्ट अपनी जगह, देखो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, जो पीपी एक्वायर किया था, पीपी की एक्विजिशन से पैसा गया था, उसका पीएनएल पे कोई इंपैक्ट? पक्की बात है? अच्छा, यानी तो आप उसको भी माइनस करेंगे, समझ आती है? अब सिर्फ एक ही चीज रह गई है, डिस्पोजल। अब सुनना मेरी बात सर, अब अगर समझाने के लिए जरा फोकस करना, बहुत स्लो होके, अगर मैं समझाने के लिए ये कहूं, क्या मेरे पीएनएल में ये है 4,000 है? क्या मेरे पीएनएल में 4,000 है? और मेरे कैश में, साथ साथ बोल देंगे, क्या मेरे पीएनएल में 4,000 है और मेरे कैश में? अच्छा अच्छा, अगर मुझे एडजस्टमेंट, यानी ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, पक्की बात है? फिर बोल रहा हूं मैं, ऊपर पैसे और नीचे, यानी प्रॉफिट में 4,000 है, कैश में 19,000 है, मुझे एडजस्टमेंट मारने कितने की चाहिए? और नीचे लिख देना चाहिए आइडिया। सुनना मेरी बात, पहले फोकस हो गया, मैं बहुत स्लो समझा रहा हूं ताकि ये ना ये सबको फंसा देता है, मतलब वो ही नहीं समझ आता तो ये क्या चीज है, ये सुनो सुकून से। मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन समझ आ गया, एडिशन समझ आ गया, डिस्पोजल सिखा रहा हूं। मैंने कहा भाई पीएनएल में गेन है 4,000 रुपए का ऊपर प्रॉफिट में, नीचे कैश में कितना आया हुआ है? मैं आया हुआ है क्यों बोल रहा हूँ? इनफ्लो है। आया हुआ है तो क्यों बोल रहा हूं मैं? इनफ्लो है। वेरी गुड। तुम अगर 15,000 रुपए की एडजस्टमेंट मारोगे, कैश फ्लो टैली हो जाएगा। तुम अगर 15,000 रुपए की एडजस्टमेंट मारोगे, कैश फ्लो टैली हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूं फिर तुम इसके आगे लिखोगे डिस्पोजल ऑफ पीपी, कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी, तुम 15,000 दिखा दोगे। समझाता हूँ वापस से, सुनना, फोकस हो, कोई मसला नहीं है, स्लो स्लो बताऊंगा, सिखाने यही है आज। मुझे एक बात बताओ,
आपने किया क्या, प्रॉफिट में कितना है, सिर्फ इसका इम्पैक्ट बता रहा हूं, बाकी चीज अपनी जगह है, सिर्फ इसका इम्पैक्ट यहां पे लिख के बता रहा हूं, सिर्फ डिस्पोजल का इम्पैक्ट, ये बाद में कॉपी करना, सिर्फ समझ लो। आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अलोंग विद अदर इनकम्स, सिर्फ 4000 को समझा दूं, मैंने क्या किया, 4000 उठा लिया यहाँ पे, ये आ रहा है, और नीचे कैश में कितना है, 19,000, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब आप अपने शेयर होल्डर को बता रहे हो कि भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं वो कर रहे हैं। भाई अगर मैं इसके अंदर 15,000 रुपए ऐड कर दूं तो मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगा, पर मैं कह रहा हूं फिर आप यहाँ पे लिखेंगे भी ना कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी, वो ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट, रीजन बताओ क्यों, क्योंकि आपने कितने का बेचा है, साथ साथ बोलोगे आपने कितने का बेचा है, तो अगर यहाँ पे आप 15,000 दिखाओगे तो भाई बैलेंस तो हो जाएगा, पर मसला क्या है कि वो क्या ट्रू पिक्चर होगी या रॉन्ग पिक्चर, तो वरना आप अपने शेयर होल्डर को कह रहे हो भाई मेरे पास 15,000 रुपए आए, जबकि असल में कितने आए। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक चीज कहता है, वो ये कहता है कि जो भी गेन ऑन डिस्पोजल होगा ना पहले ऊपर से एडजस्ट कर देना, जो भी गेन ऑन डिस्पोजल होगा पहले ऊपर से, यानी जैसे एडजस्टमेंट्स फॉर्म है, एडजस्टमेंट्स में पहले एक चीज सीखी थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दूसरी चीज क्या सिखा रहा हूं, गेन ऑन डिस्पोजल पीपी, दूसरी चीज क्या दिखा रहा हूं। हाँ जी, अब मुझे बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी माइनस करूं 4000, इसका इंपैक्ट 0 हो गया, इसका इंपैक्ट 0 हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो 0 हो गया, नीचे 19 है, तो क्या अब मैं कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी डायरेक्ट दिखा दूं कितना, 19,000 रुपए, अब कैश फ्लो टैली हो गया। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सर उसको ऐड करना होगा, लेस क्यों किया, लेस करना होगा ना, जानिए ऑलरेडी ऐड हुआ है, क्या इस प्रॉफिट की पॉजिटिव फिगर है, इसको अगर 0 करना तो क्या करूं, इसका इम्पैक्ट क्या हो गया 0, फिर मैंने बता दिया इतना पैसा आ गया, समझ आ रही है बात। चलो अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, इसके बरक्स जो मैं कर सकता था गलत वाला, क्या मैं यूं करूं, 4,000 रुपए मेरा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मुझे पता है नीचे है 19,000, तो मैं कैश फ्रॉम डिस्पोजल यहां पे 15,000 दिखा दूं, टैली तो अब भी हो गया, टैली तो अब भी हो गया, पर मेरे शेयर होल्डर को क्या व्यू जा रहा है, हाँ मेरे शेयर होल्डर बोलेगा भाई 15,000 है, 15,000 तो जबकि असल में कितने हैं 19,000 पे, तो क्या टैली नहीं होगा, तो क्या टैली नहीं होगा, हो जाएगा, पर पिक्चर सही होगी गलत होगी, क्योंकि मैंने आपको वन ऑफ द रीजन बताया था, आपको कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना है, कैश इनफ्लो और दूसरा रीजन ये है कि आपको प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है किससे, कैश फॉर द ईयर से। तो मुझे एक बात बताओ, अब जरा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में जा रहा हूं, सुनना, ये जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट के अंदर में गया, क्या यहाँ पे गेन माइनस होता हुआ दिख रहा है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी, तो सर अगर मैं तुम्हें ये फॉर्मेट का रट्टा लगाने को कहता ना तुम लोग मर जाते हैं, पर क्या अब एक चीज समझ आ रही है कि गेन ऑन डिस्पोजल माइनस क्यों किया है, क्योंकि अगर देखो गेन ऑन डिस्पोजल माइनस इसलिए किया ताकि उसका इम्पैक्ट क्या हो जाए 0, और फिर मैं क्यूमुलेटिवली प्रोसीड्स दिखा दूं जितने रिसीव हुए, हाँ या नहीं, तो क्या रट्टा लगाना अच्छा है या लॉजिकली समझना अच्छा है, वेरी गुड सर, और फिर जब हमें सब चीज आ जाएंगी तो हेडिंग के नाम डाल देंगे, पूरा कैश फ्लो आ जाएगा, वेरी गुड सर। चलिए जी, माइनस क्यों किया वापस से बता देता हूँ, जल्दी से आगे से आ जाए, वापस से आ जाए भाई, मुझे एक बात बताओ जरा फोकस होके, एक गेन के साथ जल्दी से आखिरी आखिरी में, सर मुझे एक बात बताएं जल्दी से, यार फोकस करना, किसने पूछा था ये, मोहम्मद बिन गौहर ने, इधर आ जाओ भाई, मोहम्मद बिन गौहर, मुझे बताओ ये समझ आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बाकी सारी इनकम के साथ साथ 4,000 भी शामिल होगा, मैंने सबको कांस्टेंट रखा है सिर्फ इसको समझने के लिए, सही है भाई गौहर साहब, ये सही है, ओके। नीचे कैश में कितना है गौहर, गौहर जानी नीचे कैश में कितना है 19,000 रुपए, अच्छा अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे 15,000 ऐड करो, टैली हो जाएगा, मुझे तो वर्किंग पता है ना कि गेन 4 का है, नीचे कैश 19 है, तो मैं रिकंसिलिएशन में 15 मार दूंगा, टैली हो जाएगा, खत्म कहानी। पर मुझे एक बात बताओ गौहर, हमें तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिखाना है ना, इससे तो ये व्यू जा रहा है कि मेरे पास कैश आया कितना है, जबकि असल में कितना था, तो फिर आपको ये IS 7 ये कहता है कि अपने शेयर होल्डर को आप ये बता दो कि भाई गेन इतने का था तो मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, क्या गेन रिवर्स किया मैंने, इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, यानी प्रॉफिट में जो 4,000 था उसका इम्पैक्ट मैंने पहले 0 किया, फिर मैंने असल पैसे दिखा दिए,
तो यहाँ 15 ऐड करता तब भी 19 पे पहुंचता, इसको 0 करके 19 ऐड किया तब भी 19 पे पहुंचाऊं, तो क्या ये अच्छा है या ये अच्छा है? क्योंकि इस पे क्या क्लियर पिक्चर जारी है, हाँ या नहीं? चले जी, तो अब हमें एक चीज पता लगी कि सर जब भी आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाएंगे उसके अंदर से कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस हुए हुए होंगे, आप उसको क्या करेंगे? साथ साथ बोलोगे क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। वेरी गुड। फिर आपको एक और चीज याद आएगी, अगर आपने कोई पीपी एक्वायर किया है तो क्या उसका कोई प्रॉफिट पे इंपैक्ट है, पर कैश में से माइनस हुआ है, आप क्या करेंगे? तो वो कैश आउटफ्लो बन गया आपका। एक और चीज, क्या पीपी बेच सकते हो? मना है। फिर आपके दिमाग में एक बात आएगी, गेन होना अलग बात, पैसे आना अलग बात। तो जो भी गेन होगा क्या वो प्रॉफिट में शामिल होगा? उसको हटाओगे और फिर पूरी जेन्युइन प्रोसीड्स दिखा दोगे, कैश फ्लो टैली हो जाएगा। चलिए जी, आ जाए, एक एक करके देख लेते हैं। फोकस करना, इधर देखो, और मैं तुम्हें बताऊंगा प्योर लॉजिक कि क्या सोच के कैश फ्लो बनाए गए थे। जरा फोकस, अभी कोई लिखेगा नहीं। इधर देखो सब, सर मैंने किया ये कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना उठाया, क्या सवाल में गिवन था? क्या सवाल में गिवन था? अच्छा, मैंने इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया, नॉन कैश था, ऐसा ही है। चलिए जी, फिर मैंने इसमें से प्रॉफिट हटा दिया। रीजन पता है क्यों हटाया? लॉजिक पता है? प्रॉफिट में ऐड हुआ है ताकि मैं नीचे पैसे 100% दिखा सकूं, ऐसा ही है। मैंने जब अपनी रिसर्च की ना इस पे, तो मुझे एक बात पता लगी, वो भंगी ये एडजस्टमेंट इसलिए करवाता है ताकि आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाओ, इनफ्लो पे पहुंच जाओ। वापस से बता रहा हूं, आप किस पे पहुंच जाओ? इनफ्लो पे। जरा इन सबको नेट करो, 1 लाख रुपए आ जाएगा। करो इनको नेट। इनफ्लो कितना था शुरू का? समझ आ रही है बात? जरा मेरी बात सुनो फोकस होके। ये तो मैं तुम्हें एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, उसकी जरूरत भी नहीं है, वैसे समझने के लिए। ये समझ आ गया डेप्रिसिएशन ऐड बैक क्यों होता है, ये समझ आ गया ये गेन लेस क्यों होता है, ताकि नीचे 100% प्रोसीड। तो एक और चीज सीख लो मेरे से, ये एडजस्टमेंट्स IAS 7 इसलिए करवाता है ताकि तुम इनफ्लो पे पहुंच जाओ। क्या इनको नेट करो, 1 लाख रुपए का इनफ्लो बनता है ये वाला? क्या ये प्रूव होती है बात? अच्छा, क्या ये सिर्फ इनफ्लो था या इसके बाद कुछ और पैसे भी आए थे? हाँ या नहीं? 19,000 रुपए आए थे। सर देखें मैंने क्या किया, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी 19,000 ऐड किया। अच्छा, तो क्या सिर्फ ये पैसे आए थे या कोई और खर्चा भी किया था? पीपी का एडिशन। सर देखें ये माइनस किया, आपके पास नेट कैश इनफ्लो आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हुआ? इसके अंदर वो क्या ऐड करूंगा? ओपनिंग। तो मेरा क्या बन गया? तो क्या 289 से ये मैच कर रहा है? मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, जितनी नॉलेज है ना, अगर तुम इंसान बन के टाइम पे असाइनमेंट्स करोगे तो इससे भी ज्यादा सिखाऊंगा। तो चाहते हो कि रोज असाइनमेंट्स मिले? तो सर ये बेहतरीन हो जाएगा। पर एक बात समझ आती है, ये एडजस्टमेंट्स की लॉजिक अलग है, पर इस एडजस्टमेंट्स का मकसद भी समझ आता है क्यों होती है। और फिर इनफ्लो के बाद जितने खर्चे हुए, जितने पैसे आए, वो भी सारे प्लस माइनस करके कैश इनफ्लो बन जाएगा। और फिर ओपनिंग में ऐड करोगे, क्या मिल जाएगा? छापो इसको जल्दी से। क्या खुद करोगे? कर लिया था, वेरी गुड यार। सर अगर पीएनएल में प्रॉफिट के बजाय लॉस होता तब भी ऑपोजिट यही होता, बिल्कुल होता। रजा भी करेंगे हम, सारे केसेस हैं। सही है, अभी तो हम एक एक करके समझ रहे हैं ना। बिल्कुल, अभी अजदक इसके बाद ही लॉस का केस। बिल्कुल सही कह रहे हो। अमजद वापस समझाते हैं। अमजद मुझे बताओ कि ऊपर पीएनएल में गेन कितना था, जल्दी बताओ अमजद। 4,000 रुपए। अमजद जानी, ओके। नीचे कैश कितना आया था आपके पास? 19,000 रुपए। अच्छा जी, तो अमजद मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट को कैश फॉर द ईयर से रिकंसाइल करना है तो मैं 15,000 की एडजस्टमेंट भी पार कर सकता हूं अमजद, ऐसा ही है? 15,000 ऐड कर दूंगा तब भी बात इक्विवेलेंट है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या फिर मुझे 15,000 रिसीव हुई या 19,000? तो फिर मैंने एक काम किया, अगर मुझे 19,000 दिखाना है तो मैंने एडजस्टमेंट्स में ऊपर
4,000 का गेन माइनस किया जो कि प्रॉफिट में शामिल था, क्या उससे गेन जीरो हो गया? गेन का इंपैक्ट खत्म हो गया। फिर मैंने अलग से 19,000 रुपए दिखा दी है और नीचे भी 19 थे, मैंने भी 19 दिखाया। क्या रिकंसाइल हो गया अमजद? सेट है। नजर नहीं आ रहा? जूम कर दूं? सही है। नवीद 1 मिनट बस, ये लोग छाप ले यहाँ तक, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको। बिल्कुल खुबैब, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हमने IS7 अभी यही तो बोल रहे हैं जानी। क्योंकि देखो वो कहता है आपको कैश इनफ्लो या आउटफ्लो दिखाना है ना। इफ यू आर शोइंग 15,000 तो वो आपका इनफ्लो तो नहीं था। एग्जैक्टली exactly. स्क्रॉल डाउन करते हैं भाई। भाई असद शहजाद कह रहे हैं सर इसका नाम IS7 क्यों है? मैंने जब तेरा नाम रखा था तेरे को बताया था क्यों रखा है? हाँ सर। मुझसे तो नहीं पूछे तुम। रवि टू यानी हाँ भाई छाप लिया। खुबैब जो पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, चेंजेस आई, तो वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बन गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत। सही है खुबैब? भाई खुबैब ने ये पूछा कि सर IS और IFRS में क्या डिफरेंस है। भाई पहले से होते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर ISB को यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ये बात समझ आई कि सिर्फ अकाउंटिंग लाजमी नहीं है, रिपोर्टिंग भी लाजमी है, तो इसलिए फिर वो IFRS में कन्वर्ट हो गए। मतलब तुम लोगों को क्या करना है इसका यार? सीखो, कैश लो, पेपर पास करो। लिख लिया था? नहीं सॉरी, डांटो नहीं बस बहन। ऐड हुआ है ना ये, पॉजिटिव है ये, -30 पैसा आया ना ये तो।
ये लो। लिख लेना ये लोग। कैश फ्लो लिख लिया पक्का? ये अलग से लिख लो ताकि याद रहे। ये तो लाजमी लिखना कि कभी कंफ्यूजन हो तो याद आ जाए कि हमने इसलिए किया ये। जी 1 मिनट कर रहा हूँ, बस ये छाप लें। वरुण 1 मिनट में कर रहा हूँ, उसका मतलब बस ये छाप लें। इसके आगे इसके ये 0 हो गया ना ये सिर्फ डिस्पोजल इम्पैक्ट समझने के लिए। डन। हाँ जी, बिफोर गोइंग फर्दर एक एक से पूछ लेते हैं। यानी आप बताओगे? आप हाँ, आप ये बताओ सर, एक्विजिशन पे लेस क्यों करें? लॉजिक बता दीजिए एक दफा फिर से। रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, पहले इसको बता दूं। एक्विजिशन पे यार उमर खान लेस इसलिए करता हूँ क्योंकि प्रॉफिट में से कुछ माइनस नहीं हुआ होता, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है। कैश में से पैसा चला गया, प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ, इसलिए मैं माइनस करके दिखाता हूं ताकि वो कैश आउटफ्लो बन जाए। हाँ, अभी तक तो कह सकते हैं सही है। चलिए जी आप बताएं, अब तक हमने कितने रीजन? 3 रीजन। पहला नहीं, पहले आप बोलोगे नॉन कैश एक्सपेंस। कौन सा? नॉन कैश। अच्छा, फिर मुझे इतना बताया कि भाई नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होता है जिसका कैश का कोई इंपैक्ट। मैं इसको ऐड बैक करता हूं तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो जाता है अगर कोई और डिफरेंस ना हो। फिर हमने कहा और डिफरेंसेस देखते हैं। क्या पीपी एक्वायर करोगे तो पैसा जाएगा? चलें सर, फिर हमें इतना पता है कि भाई वो टी अकाउंट भी हमें बनाना सीखा है कि भाई कैसे उसमें से बैलेंसिंग फिगर्स निकलती हैं। हमने ये सीखा कि भाई जब पीपी एक्वायर होगा तो उसकी एंट्री बनेगी पीपी डेबिट और कैश। ये मानते हो कि ये जो पीपी की एक्विजिशन है इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, पर क्या कैश पे इंपैक्ट है? तो सर फिर तो शेयर होल्डर बोलेगा जितना प्रॉफिट है उतना ही पैसा दे दो। आप बोलोगे नहीं भाई, प्रॉफिट में इसका कोई हिट नहीं था, ये कौन सा एक्सपेंडिचर था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने उसको माइनस किया तो क्या वो प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हुआ? यस सर। फिर आपने सीखा डिस्पोजल ऑफ पीपी। अब अपने आप से पूछो, क्या डिस्पोजल ऑफ पीपी की वजह से पैसा आता है या जाता है? आता है। पर जो पैसा आता है उसके अगेंस्ट में अकाउंटिंग में कोई गेन बुक होता है, ऐसा ही है। तो जब अकाउंटिंग में कोई गेन बुक होगा तो वो गेन ऊपर प्रॉफिट में शामिल होगा। हमारी वाली एग्जांपल में ऊपर गेन कितने का शामिल था? 4000 का। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर 4000 का गेन शामिल है, नीचे कितना शामिल था? 19,000 रुपए। तो आइडियली अगर मैं इसको टैली करना चाहता हूं तो मैं तो 15,000 दिखाऊंगा, तब भी रिकनसाइल। भाई मुझे तो खाली कैश पे पहुंचना है ना। प्रॉफिट में 4 है, नीचे 19 है, तो मैंने 15 ऐड किया तो भी टैली है। पर इसमें मसला क्या है? आप ये बोल रहे हैं कि भाई इनफ्लो कितने का आया? 15 का, जबकि होना कितने का चाहिए? 19 का। तो इसको हल करने के लिए आपको IS 7 ने ये कहा कि ऊपर जैसे नॉन कैश एडजस्टमेंट्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं, इस गेन की भी क्या करना? एडजस्टमेंट करना। यानी ऊपर अगर गेन पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर देना, उसका इंपैक्ट क्या कर देना?
तो मेरे शेयर होल्डर को ये वहां से भी पता लग जाएगा कि गेन था 4,000 रुपए का जो मैंने ऊपर से कटा दिया, और आपको असल प्रोसीड दिखा दी कितने की, 19,000 रुपए की। तो क्या फिर मैंने आपको एक और रीजन सिखाया, लॉजिक सिखाई कि जब आप ये एडजस्टमेंट्स करते हैं तो आपका कैश इनफ्लो कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉफिट किस में कन्वर्ट होता है? कैश इनफ्लो में, यानी कैश फ्लो ऑपरेशंस में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये था या इसके अलावा कोई और इनफ्लो और खर्चे भी थे? फिर हमने उसमें से पीपी की एक्विजिशन माइनस की डिस्पोजल को क्या किया, ऐड किया। तो क्या मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हो गया? और जैसे ही वो कैश फॉर द ईयर में कन्वर्ट हुआ, मैंने उसके अंदर क्या ऐड किया, ओपनिंग बैलेंस। तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? और अगर आपको प्रैक्टिकली लाइफ में या फिर सवाल के अंदर अपने आंसर को मैच करना है, तो क्या क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए? नहीं हुआ तो दैट मींस कि कोई ना कोई गलती आपने की है। चलें जी, अब मैं ये समझता हूं कि आज इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि तुम लोग पागल हो जाओगे, क्योंकि लॉस का भी केस होगा। होप यू लव द क्लास। चलें जी, मैं कोर्स लगाऊंगा, आप अपना उस पर ऑनेस्ट फीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि एक उस्ताद का रिटर्न यही होता है। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू टू यानी। जज़ाकल्लाह।